क्या लिखा हुआ है? कोई बताएगा क्या? उस टाइटल को आपने ध्यान से पढ़ा? देखें, आप उत्तर दीजिए, टाइटल में क्या लिखा हो सकता है आपको दिख भी रहा हो, आपको पहले भी स्लाइड में दिखा हो, है ना? क्या लिखा हुआ है? जुनून जीत का। क्या लिखा हुआ है? जुनून जीत का। अब आप देख लीजिए, ये जो जुनून शब्द है, अगर हम इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम इसको चार तरह से लिखने वाले हैं। देखिए, जुनून शब्द हम चार तरह से लिख लेंगे, और जबकि होगा एक सही, और तरीके हमारे सामने कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। अब यहां से अपन हिंदी के दृष्टिकोण की बात करने वाले हैं। जुनून जीत का। कहते हैं कि जुनून नहीं तो हो सकता है कि हम जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति में कहीं न कहीं संदेह की स्थितियां बन जाती है। इसलिए मित्रों, जुनून तो होना ही चाहिए, भले ही वो प्रतियोगी परीक्षार्थी हो या फिर जीवन में हम अपना कोई और काम करने वाले हों, तो जुनूनी होना बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, और ये आप में है। ये मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है कि आप सुबह से ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, और अभी भी जुटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको काफी समय हो गया, लेकिन फिर भी आप मैदान में हैं। तो मुझे लगता है कि ये शब्द आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन इसमें से जो सही शब्द है वो आपको प्रोमो में जो दिखाया गया था, बहुत अच्छा है ना। बहुत सारे मित्र जो हैं जुनून जीत का सही लिख रहे हैं, तो आप देखिएगा इसमें से जो जुनून सही होने वाला वो कौन सा है? ये। अब हमारे एग्रीकल्चर की परीक्षा में बहुत सरल सा प्रश्न आपके सामने आया, निम्नलिखित में से शुद्ध है। और आप देखते हैं कि जो शब्द भले ही हमें सरल लगता हो, लेकिन अगर मात्राओं का ध्यान हमने नहीं रखा तो वो शब्द कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? हमें वहां देखकर चला जाएगा, और हमें लगता था कि हिंदी बहुत सरल है। मित्रों, जुनून जीवन में बहुत आवश्यक है, और आप सब जुनूनी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप देखिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे आग्रह किया कि हमारी क्या होनी चाहिए? रणनीति बहुत मजबूत होनी चाहिए, अनोखी होनी चाहिए, अन्य लोगों से अलग होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको 24 घंटे दिए। अब आप देखते हैं कि 24 घंटों में बहुत सारे लोग इतिहास बना देते हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोग खाली सोच के ही रह जाते हैं, आगे कुछ बढ़ नहीं पाते। तो मैं सबसे पहले रणनीति की जब बात करता हूं, तो आप देखिए, रणनीति के लिए परीक्षार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप देखिएगा, पाठ्यक्रम इसलिए कह रहा हूं जिसको आप कहते हैं कि सिलेबस को बहुत अच्छे से, यानी हमारी तैयारी की जो शुरुआत है वो कहां से होनी चाहिए? कि सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूं। अब बहुत अच्छे से पढ़ने का तात्पर्य, मैं किसी से पूछूं कि आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का अगर आप सिलेबस पढ़ा है, तो कोई मुझे केवल उसमें संख्या बता दें कि उसमें कितने बिंदु हैं, मतलब कितने अध्याय हैं, हिंदी के कितने अध्याय हैं। आपको जो सिलेबस आपको पढ़ने को मिला है, बताइए। देखिए मित्र, बताइए, हिंदी के कितने अध्याय हैं? सिलेबस में जो लाइंस लिखी हुई है उसमें नंबरिंग कर रखी है, 1 2 3 4। क्या आप में से कोई बता सकता है कितने अध्याय हैं? क्योंकि प्रश्न जब है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। बहुत अच्छा, अशोक जी ने बताया है 11, तेज सिंह जी बता रहे हैं 12, और गौरी सिंह जी बता रहे हैं 13, है ना, 13, कोई 15, 12, 12, 12, इस तरह से अध्यायों की संख्या आ रही है। सिलेबस को एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा आप, उसमें आपको नंबरिंग के रूप में 11 नंबरिंग दिखेंगे, 11 नंबर दिखेंगे कि 11 आपके सामने अध्याय हैं। हाँ, एक अध्याय में 2 बातें हैं, वो अलग बात है। बहुत अच्छा, शाबाश, आपकी एक्टिवनेस मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप बहुत कटिबद्ध रूप से हिंदी को पढ़ने के लिए तैयार है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप देखिए, हम पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, कोई बताएगा कि सिलेबस में सबसे पहला जो बिंदु हमारा कौन सा है? सबसे पहला बिंदु सिलेबस में, सबसे पहला बिंदु देखिए, तैयारी यहां से शुरू होती है। बाकी तो ठीक है, हम अगर रणनीति ठीक नहीं रखेंगे तो लोग बाजी मार जाएंगे। सबसे पहला बिंदु, बहुत अच्छा, बहुत सारे मित्रों ने सही लिखा है ना। पहला बिंदु है हमारा संधि। अब कितना छोटा सा लगता है ना, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हिंदी को हम अच्छे से सीखना चाहें तो ये जो अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये जो संधि है बहुत छोटा सा है, लेकिन पढ़ेंगे तब हो सकता है हमें घंटों की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ी सी संधि के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मित्र आज एक साथ मुझे मिले हैं, तो मैं थोड़ा सा संधि के बारे में कुछ टिप्स उनको जरूर देने वाला हूं। बहुत अच्छी बात। दूसरा आप अध्याय देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा उपसर्ग और मिलेगा प्रत्यय। ये सब हमें बहुत कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि हमें कितने प्रश्नों को हिंदी में ठीक करना है आप सभी जानते हैं कि हमें हिंदी में कितने प्रश्न ठीक करने हैं, 15 में से 15 प्रश्न ठीक करने हैं, सही करने हैं। और आप अंक भार के बारे में भी जानते हैं। ये सब चीजें इसलिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से हम अपनी तैयारी की शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, संधि का संधि विच्छेद करके भी कुछ मित्र बता रहे हैं। और अंक हमारे कितने हैं? 45 अंक हैं, 45 अंक हैं। मित्रों, आप एग्रीकल्चर के जो विषय हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी को भी आपने पढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं, कृषि के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कृषि विषय बहुत अच्छा परिचित विषय होता है। लेकिन हमें सुपरवाइजर बनना है, तो सुपरवाइजर बनने के लिए हमें जो सिलेबस में हमारे जो भी विषय हैं उन सब में बहुत अच्छा हमें कहीं न कहीं समझना है, सीखना है। तो आप देखते हैं कि हम जीके में भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे और हिंदी में भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के रूप में बताऊं तो हिंदी बहुत बढ़िया लीडिंग रोल आपके लिए निभा सकती है, क्योंकि प्रश्न कितने आ रहे हैं? 15, और एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का है। अगर आप कल्पना कीजिए कि किसी विद्यार्थी के 15 में से 15 ही प्रश्न हिंदी में सही हो जाते, तो आप सोचिए वो अन्य विद्यार्थियों से कहीं न कहीं लीड ले लेगा। कारण क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं किधर, एग्रीकल्चर के जो भी विषय हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए थोड़ा सा नया रहता है कि जीके थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम इतने ज्यादा अभ्यस्त नहीं है ना। तो हम संधि, उपसर्ग और प्रत्यय की जब बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूं, उसके बाद मैं प्रश्नोत्तर पर आ रहा हूं। कुछ मित्र कह रहे हैं, बिल्कुल आपका जो कमेंट है वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। फिर आप देखिएगा संधि उपसर्ग में इसके साथ कुछ दूसरी चीज और आपको बताने जा रहा हूं। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और उसके बाद है समास। मित्रों, ये जो चारों चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने यहां 4 कर दिया क्योंकि उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आप देखें, अगर हिंदी को हम मजबूत स्थिति में समझना चाहते हैं तो इन 4 टॉपिकों को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास जो पर्यायवाची है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सर, क्योंकि आप मान के चलिए कि हमारे पास पर्यायवाची से भी कम से कम एक प्रश्न आ सकता है, विलोम शब्द में से भी एक प्रश्न आ सकता है, लेकिन हमें यह लगता है कि अब बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इनको कैसे याद करें, विलोम शब्द भी बहुत सारे होते हैं, तो क्या करें। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। कुछ टॉपिक समझने जैसे हैं, कुछ टॉपिक को थोड़ा समझने के साथ साथ रटना भी पड़ता है, तो उसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द आपके थोड़े रटने वाले टॉपिक भी हैं। मैं कुछ इनके ऊपर भी चर्चा करने वाला हूं। फिर आप देखेंगे यहाँ 4, और आप देखेंगे फिर उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है शब्द शुद्धि। मैंने जुनून को इसीलिए लिखा था, शब्द शुद्धि। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि जब समझते हैं तो शब्द शुद्धि भी बहुत साथ साथ में हमारे सुधरती रहती है। फिर वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि। फिर आप देखते हैं कि आपके पास वन वर्ड है, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड आपके पास है, ठीक है। मैं अंग्रेजी में ही लिख लेता हूं, वन वर्ड, ठीक है। जैसे न जोता हुआ खेत, बहुत सरल सी बात, एक वाक्यांश है, न जोता हुआ खेत। क्या आप बता पाएंगे कि इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी और निरंतर तैयारी कर रहे हैं, और वो कई बार मेरी से भी क्लास में पढ़े हुए हैं, तो मैं प्रश्न पूछता रहता हूं, न जोता हुआ खेत, इसको एक शब्द में क्या बोलने वाले हैं? अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो आप जरूर उत्तर दीजिएगा। न जोता हुआ खेत। अब आप देखिए वाक्यांश है और 4 ऑप्शन हमारे सामने आने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शुभम सिंह कानावत जी हैं,
वो लिखने का उन्होंने प्रयास किया, बिल्कुल उनके भाव को मैं समझ रहा हूं, बहुत सही लिखा है इन्होंने। और कोई देखिए, एक मित्र लिख रहे हैं शिवराज गुर्जर लिख रहे हैं बंजर नहीं, पराग राजपूत बिल्कुल ठीक बताया आपने टाइप भी ठीक किया है। न जोता हुआ खेत या न पहना हुआ वस्त्र, दोनों के लिए एक ही कॉमन शब्द है, और वो कौन सा है? अप्रहत। आप देखिए मित्रों, जब हम पढ़ते हैं ना, कई नई चीजें हमारे ध्यान में आती है। बंजर नहीं कहते हैं, बंजर तो उस भूमि को कहते हैं जिस पर कोई कृषि कार्य नहीं कर सकते, है ना, उसमें उपजाऊपन भी नहीं है और पड़ी हुई है, उस भूमि को अपन क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। बहुत अच्छा। अप्रहत एक नया शब्द है आपके लिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से वन वर्ड जो है, इनको हमें याद भी करना, और लिखकर याद करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप देखेंगे कि हमारे पास लोकोक्ति है, लोकोक्ति, फिर आप देखेंगे मुहावरे और प्रशासनिक शब्दावली, थोड़ा सा आप इस बात को जानते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर होता है। लोकोक्ति से एक प्रश्न कम से कम हमारे सामने, मुहावरों में एक प्रश्न कम से कम हमारे सामने। इनके अर्थ जब हमें अच्छे से आते हो तो वाक्य में प्रयोग के रूप में जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो भी कोई हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम उनके अर्थों को अच्छे से समझते हैं, तो वाक्यों में प्रयोग हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए लोकोक्ति और मुहावरे हम बचपन से कहीं न कहीं सुनते भी आते हैं और हम पढ़ते भी आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुहावरे और लोकोक्ति जो हम शायद नहीं सुन पाए होते हैं, तो जब हम कंपटीशन के रूप में हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें वापस से अच्छे से सभी, बहुत सारे लोग, अब आप इसके लिए पूछेंगे कि पुस्तकें कौन सी, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हमारी नवीन हिंदी व्याकरण है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और भी बाजार में बहुत सारी व्याकरण की पुस्तकें हैं, आप एक पुस्तक को प्रयोग में करें और उसके अनुसार आप खुद अपना नोट्स बनाएंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। प्रशासनिक शब्दावली की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जिनका हिंदी रूपांतरण किया हुआ है। तो प्रशासनिक शब्दावली यानी जो प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं अंग्रेजी के, उनका हिंदी रूपांतरण किया है। और एक और जो बचा हुआ है हमारा, वो है शब्द युग्म। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, है ना, पैर जिसको हम बोलते हैं। युग्म का अर्थ क्या है? पैर, है ना। और एक मित्र कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी की सर हिंदी कम आती है ना। आप खूब अच्छे से पढ़िए, हिंदी आपको बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी अच्छी आएगी। बस आज से आप ऐसा अपने मन में चिंतन कीजिए कि हिंदी मुझे बहुत अच्छे से अब आ जाएगी, क्योंकि हम फुल स्टॉप नहीं करें, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है ना, और हम सबकी बहुत प्रिय है। इसी भाषा को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बस थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा। तो शब्द युग्म आप जानते हैं कि एक ही तरह से, देखिए एक मित्रों, मैंने ये केवल इसलिए आपके सामने थोड़ा सा रखा, हम प्रश्नों की ओर बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप देखिएगा संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, है ना, फिर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इनको हमें समझना है बहुत अच्छे से। और यहां आपको कुछ टॉपिक जो दिख रहे होंगे जिसमें आप देखिए, मैं यहां क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, है ना, आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें याद करना शुरू करना चाहिए। प्रतिदिन आप कुछ 5-5 इसमें से लिखकर याद करेंगे, और परीक्षा नहीं हो तब तक निरंतर हमें इनको लिखकर याद करना। एक बार लिखकर आप अपने नोट्स बना लीजिए, और बहुत अच्छा आप इन जो टॉपिक्स हैं इनमें भी, क्योंकि बार बार बच्चों के एक ही प्रश्न होते, सर इनको कैसे याद करें। मैं कहता हूं जब आपकी चाहत चरम पर होगी ना, तो क्या याद नहीं हो सकता। मैं बच्चों से बार बार पूछता रहता हूं, कहता रहता हूं कभी क्लास में कि आपने ताल पिक्चर देखी, और ताल पिक्चर में एक जगह पर अक्षय खन्ना ही था ना, उसमें हीरो वही था, और वो कोई एक रुमाल गिर जाता, आपको दृश्य याद आ रहा होगा, और उस रुमाल को किसने उठाया, तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मित्र फटाक से उत्तर दे देंगे, क्योंकि कितने समय पहले भले ही हमने उस पिक्चर को देखा हो, लेकिन हमारी रुचि का विषय था। मैं बार बार अगर फिल्मों के प्रश्न आपके सामने पूछूं, है ना, तो आपके उत्तर इतने जल्दी से आ जाएंगे, कारण हमने उसको बहुत रुचि के साथ देखा और सुना। मित्रों, हम जिससे हमारा जीवन बनने वाला
उन सारे टॉपिक्स के प्रति हमारी रुचि जागृत करें। और जब रुचि आपके अंदर जागृत होती है तो आपको नहीं याद होने वाली वस्तु भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आपको याद आता होगा कि कक्षा 5 में गुरुजी ने कोई बात आपने ठीक नहीं की या गलत कही हो और थोड़ा सा आपका ट्रीटमेंट किया हो, तो वो बात इतनी पक्की हो गई उस ट्रीटमेंट के साथ कि आपको आज भी वो बात याद आ जाती अनायास। बताओ, उसको हमने याद रखा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात को ट्रीटमेंट के साथ आपको याद कराए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीजें हमको याद होने वाली। परमात्मा ने बहुत अच्छा कंप्यूटर दिया है, क्या बात करते हो। आज आपको ये 12-11 जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स से संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। क्या आपकी इच्छा है थोड़ा सा कि संधि की कोई एक ट्रिक आपको बता दूं? मुझे पता है 2 घंटे में मैं आपको पूरी संधि नहीं पढ़ा सकता, न मैं कुछ करने और एक साथ ऐसा कुछ कर पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं तो मैं थोड़ा सा संधि की कोई 1-2 ट्रिक आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोगों की इजाजत हो तो मैं जरूर थोड़ा सा संधि के ऊपर थोड़ा सा फिर, क्योंकि मैं 5-50 प्रश्नों को भी लेने वाला हूं, लेकिन मैं केवल प्रश्न नहीं, उसके साथ थोड़ी और भी चर्चा करने वाला हूं। आप सब, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मित्र कह रहे हैं यस सर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप अलग अलग टेस्ट के सारे विद्यार्थी यहां पर बैठे होंगे, पक्की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल भी हो। हिंदी अपने आप में भाषा के रूप में है, शब्दों में ही कमाल है ना। और मैं बस, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे मित्र लोग मुझे इजाजत दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जब आप देखते हैं कि जिस भाषा को हम पढ़ते हैं और हमको जो परीक्षा में ये भाषा बहुत सहयोग करने वाली है, मैंने आपके सामने शब्द लिखा है, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं है, इसमें हमें एक बिंदी लगानी पड़ेगी क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं। इसलिए बिंदी और मात्राओं का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अगर हमने यहां ध्यान नहीं रखा तो आप देखेंगे कि बिंदी के बिना जो लिखा हुआ शब्द था वो हिंदी नहीं था। और हम जानते हैं कि हिंदी जब हम भाषा पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, किसकी? वर्ण की। मैं कोई आपको वर्ण नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि वर्ण को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और हिंदी वर्णमाला में, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे बहुत सरल सा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तेज सिंह जी, बिल्कुल टॉपिक पर आ ही रहा हूं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मुझे तो केवल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, बहुत सरल सा प्रश्न है। जल्दी से मित्र उत्तर दीजिएगा। आपके उत्तर मेरे लिए प्रोत्साहन है और मुझे लगेगा कि आप वर्णों के बारे में कम से कम संख्या, बहुत बढ़िया। राम प्रसाद जी ने कहा है 52 वर्ण होते हैं, बहुत सही कहा है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। अब आप देखिए, हाँ कुछ मित्र 25, 36, 11, वो अलग अलग आप बात बता रहे हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। अब आप देखिए इस 52 में होता क्या क्या है, मैं केवल अंकों में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो 2 अयोगवाह होते हैं, जिसको आप समझें अम और अह। बहुत बढ़िया, बहुत सारे मित्र जो हैं वो अच्छा उत्तर दे रहे हैं, पराग और सबने अच्छे उत्तर दिए हैं। मैं नाम ले पाऊं तब तक तो स्लाइड ऊपर की तरफ जा रही है, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया, साधुवाद। 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 33 हमारे पास जो है वो मूल व्यंजन है। 33 कितने हैं? मूल व्यंजन है। वेरी गुड। मूल वर्ण 44 होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने कुल वर्णों की बात कही है। और फिर देखें 4 संयुक्त वर्ण होते हैं और 2 जो हैं वो उत्क्षिप्त वर्ण या होते हैं, या जो 2 द्विगुण कह सकते हैं। आप देखेंगे इन सबको जब हम मिलाएंगे तो संख्या कितनी आती है? 52। ये वर्ण का आपके सामने थोड़ा सा जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम समझना चाहते हैं थोड़ा सा, किसको? संधि को। मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसके। अब आप देखिए संधि जो है वो, आप अच्छे से इस बात को तो जानते हैं कि संधि का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? मेल। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल। अब हिंदी की फिर बात करता हूं कि इस शब्द को लिखते समय भी हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि हमारे मित्रों के 2 मन हो जाएंगे, क्योंकि लिखना, बोलना, फिर सही पहचानना, सारी अलग अलग क्रियाएं। अब आप देखिए, इसको अगर किसी मित्र ने ऐसा लिख लिया भावावेश में, तो आप जानते हैं यहां हम शब्द युग में आ गए हैं। आप देखिए, एक लिखा है मेल, दूसरा क्या लिखा है? मैल। तो हो गया, 2 तरह से लिख लिया, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। और यही
शब्द युग्म हैं, या इनको हम कह सकते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, है ना। अब आप देखिए इस मेल का अर्थ तो क्या होता है, मिलना, मिलना, ठीक है। और किसका मिलना है संधि में, तो मैं आपको थोड़ा सा कहूं किसका मिलना है संधि में, कौन मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं, यानी किसका मेल होता है, वर्ण का मेल होता है। और यहां पर दो मात्राएं लगी हुई है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, मैल। क्या बोलने वाले हैं, मैल। तो आप जानते हैं इसका अर्थ है गंदगी, और ये मैल मन का भी हो सकता है, तन का भी हो सकता है ना। तो आप देखेंगे कि ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसी तरह से एक मात्रा, कभी आप देखेंगे एक बिंदी से, यहां पर आप देखें छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का निर्माण होता है। तो संधि में जो मेल होता है वो किसका होता है, वर्णों का होता है। सभी मित्रों ने इसका संधि विच्छेद अच्छे से किया है, सम धन धी। हाँ, आप देखेंगे तो यहां पर मित्रों ने लिखा है, मैं देख रहा हूं स्लाइड पे भी मैंने देखा, समधन क्या किया है, धी। बहुत बढ़िया, आपने संधि विच्छेद कर लिया। क्या मुझे कोई बताएगा कि संधि शब्द में ये जो संधि शब्द है ये कौन सी संधि का उदाहरण है, बताइए जल्दी से। संधि शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है। हमारे पास तीन बड़ी बड़ी संधियां, एक स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, और तीसरा विसर्ग संधि। जल्दी से उत्तर दीजिए, देखें आप, संधि शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है। मित्रों ये सुपरवाइजर का कोर्स कितने का है, ये सब रिप्लाई आपको मैनेजमेंट कर पाएगा, है ना। आपको जरूर सारे कमेंट्स जो हैं वो पढ़े जा रहे हैं, आपको जरूर उत्तर दे दिया जाएगा कि ये कितने का है, क्या है, ये सब चीजें आपको जरूर बता दी जाएगी। मैं फिलहाल जो पूछने वाला हूं, संधि शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, गुरी सिंह ने कहा है व्यंजन संधि। बहुत बढ़िया, व्यंजन संधि। वीर तेजा कंप्यूटर से स्वर संधि आया है, ठीक बात नहीं है, स्वर संधि नहीं है। बहुत बढ़िया, अब आपके उत्तर मुझे प्राप्त हो गए। बिल्कुल, सम धन धी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब इनको हम मिलाते हैं तो आप देखिए ये जो म है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, और यहां पर जो शब्द बनता है वो कौन सा बनता है, संधि। तो सम धन धी व्यंजन संधि का उदाहरण है। शाबाश, ठीक है। सम का अर्थ यहां पर आप देखेंगे सम्यक ले रहे हैं, या हम कह सकते हैं उचित, ठीक है। और धी का अर्थ हम यहां लगा रहे हैं जोड़ से, जिसको आप चाहें तो योग कह सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, सम्यक मेल होता है, यानी एक उचित मेल होता है, नियमानुसार मेल होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ठीक उत्तर दिया है। अब मैं तो खाली आपको थोड़ा सा, जो आप बार बार याद रखते हैं, आपको कहीं तकलीफ महसूस होती है तो बहुत संक्षिप्त में आपको स्वर संधि की एक दो जो ट्रिक हैं वो आपको मैं बता देता हूं, देखिएगा आप। देखिए आप, संधि के जो भेद हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहली संधि हमारी स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है, तीसरी कौन सी है, विसर्ग संधि। मैं उसमें भी नहीं जा रहा, बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा। अच्छा, जिन शब्दों में संधि हो जाती है उनको हम संधि पद कहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। मैं स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, स्वर संधि का वर्गीकरण। स्वर संधि का वर्गीकरण मित्रों याद रखना और थोड़ा तरीके के साथ याद रखना, दोनों में अंतर है। मैं अक्सर जब कक्षाओं में विद्यार्थियों से बात करता हूं तो मैं उनसे बस यही आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद रहने लग जाएगा। आप एक जो हमारा पैटर्न है चला आया हुआ है, उसी के आधार पर अगर आप रटते रहेंगे तो कई बार, क्योंकि हमें कह सकते हैं कई महीनों की मेहनत को कुछ घंटों में प्रदर्शित करना होता है, और दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में बहुत सारी चीजें जो हमें आती हुई होती है वो भी कहीं ना कहीं हमसे गलत हो जाती है। उसके पीछे कारण एक ही है कि हम उस प्रेशर को कैसे मैनेज करें, ये टेक्निक हमारे पास नहीं होती है, और हम किस तरह से तैयारी करके उस प्रेशर को झेलते हुए और सफल हो जाएं, इसके लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करना होता है। तो आप देखेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, और पांचों के सूत्र कैसे याद रखते हैं वो मैं एक छोटा सा आपको बिल्कुल कम समय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हम एक तरीके से उसको याद रखें
तरीके से याद रखोगे तो पांचों प्रकार हमेशा कभी भी आप सफल होने के बाद भी किसी भी समय आपसे कोई पूछे कि आप बताइए गुण संधि का सूत्र क्या है, तो रटने की आवश्यकता नहीं। आपने बहुत अच्छा रटा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए यहां मैं बहुत जल्दी से आपको बता रहा हूं कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद है। इन पांचों भेदों में जो सूत्र है, केवल मैं सूत्र की चर्चा कर रहा हूं, फिर सीधे ही प्रश्न पर आ रहा हूं। आप बहुत प्रश्नों के लिए लालायित भी हो रहे हैं, मैं प्रश्न जरूर आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप देखिए हम किस रूप में क्रम संख्या, संधि का नाम, संधि का नाम, मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं अभी साथ साथ में, आप चिंता ही मत करो, यहां भी प्रश्न पूछने वाला हूं। प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम। आप जानते हैं कि संधि में 2 पद होते हैं। जैसे संधि शब्द का हमने विच्छेद किया था, सम वो प्रथम पद है और धी जो है वो द्वितीय पद है। ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए पहला जो हमारा यहां संधि का प्रकार है वो कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, बहुत सारे बच्चों को सूत्र ध्यान में है, बहुत सारे बच्चे इन सूत्रों में बहुत तकलीफ में होते हैं, क्योंकि जब वो एक बार याद करते हैं थोड़े दिन के बाद वापस कहीं न कहीं 19-20 हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है, कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखिए दीर्घ संधि, नाम से ही पता चलता है कि इस संधि में जो परिणाम आते हैं वो किस में आने वाले हैं? दीर्घ शब्द में आने वाले हैं, है ना। आप देखिए बुहारी शब्द में बुहार धन ई होगा क्या, ये भी आपको मैं बताऊंगा। आप देखिए 1 मिनट के लिए आप मेरा थोड़ा सा इधर ध्यान जो है वो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने वाला हूं। दीर्घ संधि जो है इसमें परिणाम हमेशा दीर्घ स्वरों में आते हैं। इस संधि की सबसे प्रमुख विशेषता आपको मैं यहां लिख रहा हूं, समान स्वरों का मेल होता है। यह सबसे प्रमुख विशेषता है इस संधि की, समान स्वरों का मेल होता है। इसमें असमान स्वर नहीं मिलते, अ से अ का मिलना समान स्वर माना जाता है। अब इसके प्रथम पद में क्या आता है, तो जिन बच्चों को वर्णमाला आती है ना, आराम से इस संधि को कर सकते हैं। आप देखिए कुछ भी नहीं, आप खाली 5-7 मिनट के लिए आपका ध्यान बिल्कुल मेरे यहां स्क्रीन पे होना चाहिए। आप देखिएगा बराबर। देखिए हम स्वर शुरू कहां से होता है? अ से। मैंने वही लिखा है अ के बाद क्या आता है हम सभी जानते हैं, आ आता है, उसके बाद ई, उसके बाद बड़ी ई आती है, इसके बाद ऊ आता है और उसके बाद क्या आता है? बड़ा ऊ आता है। देखिए बहुत सरल तरीके से हमने प्रथम पद तैयार कर दिया है। अब आप जानते हैं कि द्वितीय पद में हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं। आप देखिए जो यहां पर लिखा हुआ वो का वो हम कहां लिख लेंगे? द्वितीय पद में लिख लेंगे, तो हमारा दीर्घ संधि का द्वितीय पद भी तैयार होने वाला है। आप देख लीजिए इस तरह से सेम चीज को हमने रिपीट किया है। अब आप देखिए एक तो हम इसको रटें और एक थोड़ा सा आप तरीके के साथ लिखने के हिसाब से देखिएगा तो आपको इतना सरल लगेगा जिसकी हद नहीं। आप देखिए ये बस ऑब्लिक हो गया। अब आप देखिए परिणाम किस में आते हैं, तो पहले से ही नाम से ही पता चलता है कि किस में आते हैं? दीर्घ संधि में। तो आप देखिए दीर्घ संधि में यहां आप देखेंगे परिणामों की जब बात करते हैं तो दीर्घ जो है स्वर उनमें परिणाम आते हैं। तो आप देखिए बहुत सरल तरीके से। अब आपको मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, परिणाम किस में आया? आ में, ई में और ऊ में। ये सूत्र अगर आप इस तरह से याद रखें, अ आ ई ऊ, आप देख लीजिए, और इसी को रिपीट किया और पीछे वाले जो स्वर थे उनको हमने परिणाम में लिख लिया, और परिणाम हमें मात्राओं के रूप में नजर आते हैं मित्रों, ऐसे, ये मात्राओं के रूप में। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न, ठीक है? चलिए आप मुझे एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, वधुक्ति। अब जिन जिन को इच्छा थी कि सर प्रश्न पूछिए, मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। वधुक्ति शब्द में संधि तो आपको पता है कौन सी है? दीर्घ संधि है। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। ये तो आपको पता है क्योंकि बड़ी मात्रा आपको इसमें दिख रही है। अब इसका सही संधि विच्छेद करके बताइए। बिल्कुल बुहारी शब्द में आप ठीक कर रहे हैं। बुहार, बुहारना का अर्थ हुआ एक प्रकार से झाड़ू लगाना, प्लस बड़ी, सही बात है छोटू राम जी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, ये बिल्कुल सही है। आप तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी मित्रों से आग्रह है, वधुक्ति। अब इसमें मात्राओं का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। देखिए मैं देखता हूं कितने मित्र मेरे बहुत जल्दी से इसका सही उत्तर देते। प्रश्न शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। पराग ने बहुत अच्छा सही लिखा है, सरिता जी चौधरी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। और मित्र जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हाँ, आयुष जो हैं उन्होंने वधु, देखिए आप, मुक्ति, इसमें भी वधु। अच्छा, अब आप देखिए दो तरह की स्थितियां आ गई है, क्योंकि
बहुत सारे ठीक कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी जाट, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपने बिल्कुल ही अपने तरह से संधि विच्छेद कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अंग्रेजी में आपने संधि विच्छेद किया है ना, तो मात्राओं का पता नहीं चलता है। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने लिखा है सरिता चौधरी वगैरह, बिल्कुल ठीक लिखा है। अनु सिंह जी देखिए, उक्ति में आपने फिर से गलती कर दी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि इस संधि विच्छेद को करते समय कहां ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिखा है, आपको बहुत बहुत साधुवाद भी है। अब आप थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिएगा कि गलती कहां होती है। गलती होती है मूल शब्द में। अब प्रश्न में ऑप्शन हमारे सामने 4 होते हैं। अब आप सोचिए, जिन जिन मित्रों ने ऐसा किया है वो अभी जान रहे हैं कि मैंने ऐसा लिखा है। मित्रों, यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में जैसा आपके मन में वो भी आने वाला है, और दूसरा जो सही है वो भी वही है, लेकिन पहचान करनी है। बहुत बढ़िया छोटू राम जी, वधुधन उक्ति दीर्घ स्वर संधि, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है। विवेक राज जी ने, आरिफ फैन क्लब, अनु सिंह जी बिल्कुल बराबर लिखा है। अजय पाल सिंह जी बाड़मेर, क्या बात है, आज तो मैं धन्य हो गया हूं। पूरे राजस्थान के और बाहर के सभी बच्चे जो हैं, मैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी चर्चा कर पा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, वधु जो है ना, जिन मित्रों ने वधु ऐसा लिखा है, बस उनकी गलती यही हुई है। आप सोच लीजिए, ये मूल शब्द के रूप में ठीक नहीं है। अब आप देखिए, हमें वधुक्ति में वधु शब्द लिखना, उस पर ही तो ध्यान देना है, उस पर ही ध्यान देना है। आज के बाद सारे मित्रों से आग्रह करूंगा कि वधु में ऊ की मात्रा कैसी होनी चाहिए। बड़ी, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिन्होंने कहीं भावावेश में मात्रा छोटी कर दी है, तो आप सोचिए, हमारे 3 नंबर गए। कितने भाई, 3 क्यों गए? 3 तो आते अगर ये प्रश्न सही हो जाता, और माइनस मार्किंग और है, तो हम तो, आप देखिए, हम नुकसान में ज्यादा हो जाएंगे। और किससे नुकसान में आ गए? वधु से, क्योंकि लिखने नहीं आया। लाने की इच्छा सबकी होती है, ठीक है। तो हम सही लिखें, वधु में मात्रा बड़ी, बहुत अच्छा। फिर उक्ति, बस बहुत सारों ने जो सही उत्तर दिया था वो साधुवाद के पात्र हैं। जिनसे कहीं गलती हो गई, कोई बात नहीं, है ना। आप इसको आज पक्का कीजिए, वधु में मात्रा बड़ी, स्त्री में आप लिखोगे तो मात्रा बड़ी, नारी आप लिखोगे तो मात्रा बड़ी, तो आपको ख्याल रखना है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, है ना, देख लीजिए आप। बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है। कामायनी, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कामायनी शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। कामायनी शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी से मित्रों, बहुत सरल सा शब्द है। आप दूसरी ओर से ध्यान हटाएं, संधि विच्छेद करें, मस्त रहें। बहुत सारे प्रश्न अभी आपके सामने आने, आप समय की चिंता नहीं करें। कामायनी शब्द, इंतजार कर रहा हूं आपका। जल्दी कीजिएगा। हाँ, सही है, मुक्ति। काम धन, देखिए आपने काम धन आयनी लिखा है ना, काम धन आयनी। ओहो, ये नीट बेनीवाल है, काम धन आयनी। अब आप देखिए, आप जो संधि विच्छेद कर रहे हैं, मैं भी अच्छे से यहां देख रहा हूं, है ना, बहुत बढ़िया। शेर सिंह सैनी, काम धन आयनी। बस अब देखिए, अब कहां से गलती होती छोटी सी। इसीलिए तो कहता हूं मित्रों कि हिंदी में आपको मात्राओं का, मूल शब्दों का, बिंदी का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। राणा सिंह जी, काम धन आयनी, बस यही तो गड़बड़ हो रहा है ना। काम धन आयनी भी आया है और काम धन आयनी भी आया। अब अपने को देखना है कि यहां कामा भी लिखा है। सतवीर कुमार ने कामा धन आयनी लिखा है। देखिए, अब आप देखिएगा, संधि विच्छेद यहां से होगा, यह आपको पता है, क्योंकि यहां आ है और आ हमारे संधि का क्या है, परिणाम है। मैं अगली संधि पर भी जा रहा हूं, बस 1-2 उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा था। जिन मित्रों ने यहां काम लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा। एक विकार है काम, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आप जानते हैं, सब विकारों के नाम है, ठीक है। और यहां आपको काम लिखना था, जिन्होंने लिखा है बहुत धन्यवाद, है ना। और कहीं कोई
कामा लिख चुके हैं तो आप थोड़ा सा उसमें करेक्शन करेंगे, है ना, काम लिखना है। अब अक्सर जो गलती हुई है जिन मित्रों से, उन मित्रों की गलती कहां हुई है? बहुत सारे मित्र अयनी लिख रहे हैं, बहुत सारे मित्र आयनी लिख रहे हैं। अब ऑप्शन में आपको ये दोनों ही चीजें मिलने वाली पक्की बात है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर देखिए आप क्या लिखा है, अ, है ना, अ, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहां आ नहीं करना है, अ करना है। तो क्या हुआ? कामधन अयनी। अब आपके मन में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि स्वर संधि में जो हम दो टुकड़े करते हैं तो प्रायः दोनों टुकड़ों के यानी दोनों शब्दों के अपने अपने क्या होने चाहिए? अर्थ होने चाहिए। तो काम का अर्थ एक विकार का नाम है और अयनी का अर्थ जो है यहां पर क्या है? पुत्री। अयनी का अर्थ क्या है? पुत्री। इसलिए यहां पर आयनी नहीं लिखना। अब आप देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन नंबर तो चले जाएंगे। इसलिए हम पहले अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करें, हिंदी को हिंदी की तरह अच्छे से समझने का प्रयास करें। नहीं तो आप जानते हैं कई बार हिंदी बन जाती है ना, कहते हैं ना, अरे यार मेरी तो हिंदी बन गई, तो हिंदी को सुधार दो ना, हम दूसरों की हिंदी बना देंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो काम धन अयनी, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं मैंने दीर्घ संधि को हल्का सा आपके सामने सूत्र इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए दूसरी जो संधि है, बस 1 मिनट में आप देखिए, गुण संधि। बहुत सरल सी संधि है गुण संधि। मैं इसके भी प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। गुण संधि में आप देखेंगे कि समान स्वर नहीं मिलते, असमान स्वर मिलते हैं। सूत्र याद करने की बात है खास, तो आप देखिए सूत्र याद करेंगे। यहां प्रथम पद है ना, वो आप समझते रहेंगे। यहां द्वितीय पद है और यहां परिणाम है, ठीक है। अब आप देखिए इसके प्रथम पद में क्या आएगा? तो कुछ नहीं, जहां से स्वर शुरू होते हैं वहीं से हमको शुरुआत करनी। तो स्वर कहां से शुरू होते हैं? आपको पता है, आ से शुरू होते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। और उसके बाद क्या आता है? आ आता है, तो हमने भी लिख लिया। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? तो हमको पता है ई आता है, लेकिन लिखना यहां है बस, यानी इधर। अच्छा, ई के बाद क्या आता है? तो ई आता है। इसके बाद क्या आता है? ऊ आता है। इसके बाद ऊ आता है। और इसके बाद क्या आता है? तो बहुत सारे बच्चे बोल जाते ए आता ना, री आता है। क्या आता है? री आता है, री आता है। हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सही बात, बिल्कुल सही बात है ना। रोज लाइव क्लास रखो, पक्का ये सुन रहे हैं सब लोग, तो हो सकता है मुझे जब मौका दें तो आपसे रोज मुखातिब होंगे, है ना। जल्दी हम रोज मिलने वाले भी हैं, बस ये मैनेजमेंट के हाथ में है। मैं भी आग्रह करूंगा, आप भी कर ही रहे हैं। तो आप देखिए बहुत सरल तरीका। आप देखिए अब सूत्र हमारा पूरा हो गया, लेकिन आप देखेंगे कहीं पर भी याद रखने वाला कुछ नहीं। अ आ ई उ री। अब ये तो क्रम से लिखा, इसमें क्या याद रखना है? बस लिखने का तरीका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था। अब देखो प्लस कर दिया। अब आप देखिए यहां ऑब्लिक कर रहा हूं, इधर भी ऑब्लिक, इधर भी ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब ये भी आ सकता है और वो भी आ सकता है, यानी अ भी आ सकता है प्रथम पद में और आ भी आ सकता है। अच्छी बात है। अब यहां बार बार अ और आ नहीं लिखकर एज इट इज का हमने यहां सिंबल कर दिया, निशान बना दिया कि यही, यानी गुण संधि के प्रथम पद में क्या आएगा? अ या आ। अच्छी बात है, सूत्र सबको ध्यान में आ जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। हाँ छोटू राम जी, कोई ज्यादा ही अगर आपको लगे ऐसे कोई प्रश्न हो तो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, क्योंकि हिंदी जो है ना इसकी टाइप करने में भी लोगों को परेशानी है ना। कहीं न कहीं थोड़ा सा भी कोई एरर हो जाए तो आप सोचिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। कभी ऐसा कुछ लगे तो आप प्रश्न मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन प्रश्नों का आपको ठीक रूप में उत्तर दे पाऊं। अब देखिए बात करते हैं कि परिणाम क्या आएगा। अब आप सोचिए, बहुत सारे मित्रों ने यहां परिणाम लिखा है, बहुत अच्छा। संतोष जाट ने लिखा AOR, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि हमें ये AOR भी बाद में तो आपको ध्यान में आ जाएगा, लेकिन अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो एक तीर यहां लगाना है। बस कंफ्यूजन की स्थिति में एक तीर यहां लगाना है, और जैसे एक तीर आप लगाओगे तो री के बाद वर्णमाला में ए से एडी आता है, और हमको यहां ए से एडी लिखना है। गुण संधि की एक विशेषता है कि परिणाम एक मात्रा में आते हैं, परिणाम एक मात्रा में आते हैं। थोड़ा समझने के लिए लिख रहा हूं, परिणाम एक मात्रा में आते हैं। तो आप देखिए ए लिखा, ए के बाद हमारी वर्णमाला में अ आता है जिसकी मात्राएं कितनी होती? 2, इसलिए नहीं लिखेंगे।
अय के बाद आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है, इसकी एक ही मात्रा होती है। और एक तीसरा परिणाम आपको याद रखना पड़ेगा, और बहुत अच्छी बात, अगर र के हलंत नहीं लगाते तो भी यहां गलती हो जाती है, तो ए ओ अर। बहुत बढ़िया। अब मैं तो आपसे 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूं, गुण संधि के सूत्र आपको याद हो गया होगा, पक्की बात है। पहले वाला भी आप नहीं भूले होंगे, अ आ ई उ, वही बात रिपीट की थी, और ए ओ आ और बड़ी ई और बड़े ऊ में हमारे सामने परिणाम आ गया था। देखिए एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सरल सा प्रश्न है। एक प्रश्न और आपके सामने रख रहा हूं, और बहुत सरल सा प्रश्न है, ठीक है। 3 प्रश्न आपके सामने रखे, अभी पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए फिलहाल। और प्रश्न बहुत सरल सा है, नवोढ़ा शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। नवोढ़ा शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, लिखिए जल्दी से मित्रों। अभी तो आपको बहुत सारी चीजें और समझानी है, और अभी बस 5 मिनट में अपन इसको वाइंड अप करके प्रश्नों पर भी आएंगे, है ना। कुछ मुझे इच्छा है कि कुछ आपको आज कुछ 1-2 ऐसे छोटे वाक्य भी शेयर करने हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम जब उत्साह के साथ नहीं पढ़ते हैं तो हाँ अच्छी बात है। पराग राजपूत ने लिखा है नव प्लस उढ़ा, बहुत बढ़िया, शाबाश। कलुआ भाई नव प्लस ओढ़ा कर दिया है, चलिए नव प्लस उढ़ा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीता जाट, विवेक राज बिल्कुल ठीक लिखा है। छोटू राम, अच्छा आपने दूसरे का कर दिया है, चलिए ठीक ही किया आपने, ऐसी बात नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अनुज यादव थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इससे मुझे लगता है कि आपकी तैयारी चल तो रही है, बस उसको और धार देने की जरूरत है, क्योंकि हमें हजारों में से बस सैकड़ों की संख्या में आना है, इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है। बस ये यहाँ अनुज यादव, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ड डमरू वाला लिख लिया है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखिए बहुत अच्छी बात। चलिए मैं तीनों के आपके सामने उत्तर रख रहा हूं, क्योंकि कुछ मित्रों ने बाकी के भी उत्तर यहां लिख लिए हैं, अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब देखिए यहां संधि है, यहां संधि है, और यहां संधि का परिणाम है। आपको लग रहा होगा ओ, इसमें आप देखें के में एक ही मात्रा है, और आप देखेंगे सप्तर अर जो है वो इस जगह आ रहा है, और ये रेफ है, आधा र रेफ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए संधि के सूत्र हमारे सामने हैं, ओ आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर अ या आ और उधर उ या उ आएगा। अब लगता तो सरल ही है, नव का मतलब है नया, है ना। और यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उढ़ा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम एक छोटी सी गलती करेंगे कि ऊ अगर छोटा लिख लिया, हमें लिखना कहां है, वहां तो हमारे सामने ऑप्शन है, बहुत सरल है, बस बैठे बैठे हमको एक गोला भरना है। लेकिन आप जानते हैं कि ये काले गोले भाग्य के सही भर जाए ना तो जीवन बड़ा आनंदित है, और ये गोले अगर कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गए ना तो फिर से हमें वही एक से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। इसलिए मत चूके चौहान, अवसर आपके सामने है, आप अपना 100% लगाने का प्रयास करें, तर्क वितर्क कम करके अपनी ऊर्जा को सेंट्रलाइज करते हुए। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक जो मित्र है वो अभी कुछ ही वर्षों में उसने 6 परीक्षाएं लगातार, 6 परीक्षाओं में सफलता हासिल की लगातार। अब आप सोच लीजिए, और वो भी अच्छी रैंक के साथ। आज ही के अखबार में है, दैनिक भास्कर में आप पढ़िएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हम जब ठान लेना, और उसमें फिर लिखा था कि कहीं से भी कोई मार्गदर्शन नहीं लिया, बस अच्छे से घर पर ही बैठकर तैयारी की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्गदर्शन मिलता हो तो नहीं लें, हम मार्गदर्शन लें तो हमारे लिए थोड़ा सा और सरल हो जाएगा, जो तकलीफ है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। नव प्लस उढ़ा जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का अर्थ होता है जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, ये वन वर्ड हो गया। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, जिसका विवाह अभी अभी हुआ उसको नवोढ़ा कहते हैं। बहुत बढ़िया। राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। बहुत सारे मित्र जो हैं जिन्होंने अगर ऐसा लिखा है तो आप देखिए थोड़ा सा यहां हम गलत हो जाएंगे। एग्रीकल्चर की क्लास भी आपकी वापस 4 बजे से शुरू हो जाएगी, है ना। अभी हम हिंदी का आनंद लेंगे 4 बजे तक। आप देखिए राक, ठीक है, अगर ऐसा लिखा तो ये ठीक नहीं है। अब हमें यहां पर लिखना पड़ेगा राका, ये मूल शब्द है। इसलिए संधि में हमें
क्या करना पड़ेगा, संधि में सूत्र याद रखने होंगे, अब वो तो याद हो ही जाएंगे। साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, आपको मूल शब्दों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, और वो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तभी आपको ज्ञान होने वाला है, ऐसे अचानक से कुछ नहीं होगा। प्रेम शंकर जी शर्मा, राख धन ईश है, ठीक नहीं है ना आपको राका धन ईश करना है, अच्छी बात है। जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, नवोड़ा, बिल्कुल ठीक है, राका धन ईश। अब आप सोचिए, ईश लिखें या ईश्वर, याद रखिए हमेशा ई बड़ी, ईश्वर बड़े ही होते हैं, है ना, तो ई छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो राका धनिश, राका का अर्थ क्या है, राका का अर्थ है चांदनी, राका का अर्थ क्या है, चांदनी। तो चांदनी के ईश्वर कौन, चंद्रमा, है ना। तो राका का मतलब बता दिया है, यश कुमावत, राका का अर्थ है चांदनी, ठीक है। तो चांदनी के जो ईश्वर हैं वो कौन है, चंद्रमा, तो राका धन ईश, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये तीसरा सूत्र यहां पर काम आएगा, अर वाला। तो प्रथम पद में अ या आ, द्वितीय पद में तो बिल्कुल निर्धारित के कि री से ऋषि ही आएगा। तो आप देखिए आपने संधि विच्छेद कर ही दिया है, सप्त धन क्या करेंगे, ऋषि, बहुत बढ़िया। अभी प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं और भी, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं। तीसरी जो प्रकार है वृद्धि संधि, मैं आपको ये सूत्र इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बहुत आप तकलीफ में होते हैं, याद नहीं होते हैं आपको। वृद्धि संधि बहुत सरल सा है, प्रथम पद में आपको कुछ भी नहीं करना है, अ और आई लिखना है, यानी गुण संधि का पहला पद, वृद्धि संधि का पहला पद, बहुत बढ़िया। संतोष जाट, चांदनी, बिल्कुल ठीक लिखा है, चंद्रबिंदी आपको लिखनी चाहिए थी, मुझे बहुत प्रसन्नता है आपने लिखी है, अ और आ। फिर आप देखिए द्वितीय पद की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय पद में क्या आता है, तो आप देखें अभी गुण संधि में आपने देखा था कि द्वितीय पद का जो अंतिम वर्ण था वो कौन सा था, री से ऋषि। तो अब आप देखिए इस री से ऋषि के नीचे हमने एक एरो ऐसा लगाया था, अभी हम एक एरो ऐसा लगा दें तो ये हमें थोड़ा सहयोग करेगा कि द्वितीय पद में क्या आने वाला है, ये सपोर्ट कर रहा है हमारा। तो क्या आने वाला, री से आगे, तो री से आगे तो आप देखिए क्या आएगा, बताओ, री के आगे ए, आए, ओ, और क्या आने वाला है, औ। बस आप देखिए सूत्र तैयार हो गया, यानी गुण संधि के सहयोग से वृद्धि संधि का सूत्र तैयार हो रहा है और क्रम से लिखना है। इसलिए हम जबरदस्ती याद करते अ आ और फिर लाइटें चली जाती कई बार और हम भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते। तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। आज मौसम अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छा ही है ना। हिंदी पढ़ रहे हैं तो मौसम और अच्छा हो जाएगा। अभी तो आपको थोड़ी सी हिंदी की पंक्तियां सुनाऊंगा, मौसम देखो तो सही कितना अच्छा होने वाला है। बस जाना मत कहीं भी, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहां एज इट इज करना है, कुछ भी नहीं, और यहां हमने ऑब्लिक कर दिया, हो गया। वृद्धि संधि का पूरा सूत्र तैयार, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और परिणाम किस में आते हैं, वृद्धि। वृद्धि का मतलब आप जानते हैं, दो मात्राएं, परिणाम दो मात्राओं में, बस वृद्धि का मतलब वही होता है, बढ़ोतरी। गुण संधि में एक मात्रा में परिणाम, इसमें दो मात्राओं में आ रहे हैं, है ना। तो ए, अए, ओ, औ, आप देखिए यहां इनको हम यहां लिखेंगे ना तो हमारे आगे परिणाम भी कहीं से याद नहीं करना है, यहीं से, है ना। परिणाम यहीं से हमारे सामने, बस आप देखिए अए और औ, रटना नहीं, समझना है। लिखते हुए सारे सूत्र आपके बिल्कुल टिप्स पे होंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। अभी चलिए अए और औ, फिर दो प्रश्न आपके सामने पूछ रहा हूं। जिनको प्रश्नों की जल्दी, उनके लिए प्रश्न भी आ रहे हैं, चिंता मत करो आप, है ना, प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए सूत्र आपके ध्यान में आ गया, दो प्रश्न आपके सामने बहुत सरल से, देखिए आप। ये दो प्रश्न आपके सामने, है ना। आप इनके उत्तर जल्दी से मुझे दे दीजिएगा। महोज शब्द है, देखिए दो मात्राएं हैं इसलिए वृद्धि संधि का उदाहरण है। सुभेशी, यहां आप देखेंगे दो मात्राएं हैं और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। बस जल्दी से आप इन दोनों के उत्तर लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा, जल्दी से लिखिएगा। देखिए मनीष जी आपको राम राम है, मेवाड़ की धरती से। तेजा जी को भी प्रणाम है हमारा। बहुत बढ़िया, छोटू राम, महाधनोज, बहुत अच्छा लिखा, शाबाश। और ओम प्रकाश जी मीणा, बस दो मात्राएं होगी है, वहां गलती हो गई, देख लीजिए। बाकी बहुत सारे जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक लिखा है।
शाबाश। कलुआ भाई, रवि, हाँ, तेजा बाबा की जय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शाबाश। अनीता, महाधन ओज, सुरजीत जाट, मैं नाम अगर, क्योंकि बहुत तीव्र गति से बहुत सारे आप कमेंट कर रहे हैं और वो आपके नाम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा लिखा आपने। जहां गलती होती बस वो वाली आपसे थोड़ी सी बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं। महा सब सही लिखते हैं, है ना, बस हमसे जो गलती होती है वो यहां द्वितीय पद में हो जाएगी। आप देखिए हम क्या करेंगे, सिंगल मात्रा जिन्होंने लिखी बिल्कुल ठीक है। ओज का अर्थ होता है तेज, प्रकाश, है ना, महाधन ओज, बहुत बढ़िया, सबने अच्छा लिखा है। हाँ, सुबेशी का भी आप संधि विच्छेद कीजिएगा कीजिएगा। शुभ तो आप सब बढ़िया ही लिखेंगे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, शुभ सब सही लिखेंगे। द्वितीय पद में आपको ध्यान रखना है, द्वितीय पद में, बहुत बढ़िया। नीत बेनीवाल, शुभ धन ऐसी, बिल्कुल ठीक लिखा है। हरकेश सुमन, शुभ धन ऐसी, है ना। अब आप देख लीजिए, यहां से दो बातें हो जाती हैं। एक तो आप चाहो तो ऐसा लिखो, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे मित्र ऐसा लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसा लिख रहे हैं। अब इसमें से एक सही और एक गलत है। तो जब हम संधि पढ़ें, आप पुस्तकों से, नोट से, जैसे भी, आप मूल शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। मूल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होगी जिसके लिए हम बाद में अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल ठीक है, ये यहां नहीं लिखने वाले। शुभ धन एसी, एसी का अर्थ यहां है चाहने वाला या चाहने वाली। जो आपका शुभ चाहता हो, अच्छा चाहता हो, भला चाहता हो, वो हमारे लिए क्या होगा, शुभेशी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और चौथी हमारा जो प्रकार है यण संधि, बहुत सरल सी है। यण संधि सूत्र आपको याद हो ही गए हैं। देखिए इसके प्रथम पद में क्या करने वाले हैं, तो वृद्धि संधि का जो प्रथम पद था आपको भी ध्यान था और आ था, उसके नीचे अगर हम एरो लगाते हैं तो क्या आता है, ई, ई, उ, क्रम से लिख रहे, देख लीजिए आप, बस हमारी ये यण संधि का सूत्र तैयार हो गया है। देख लो, आप कुछ भी नहीं किया। वृद्धि संधि के प्रथम पद के नीचे से हमने शुरू कर दिया, तो बस आगे से ही लिखना था, तो आगे से तो वही लिखा हमने। आप चाहेंगे तो गुण संधि का जो दूसरा पद होता है वही यण संधि का पहला पद होता है। कैसे भी याद रख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। फिर आप देखिए द्वितीय पद में हमें लिखना है असमान स्वर, यानी यण संधि में द्वितीय पद में हमेशा क्या आएंगे, असमान स्वर आएंगे। और यही बात इन दोनों में भी लागू है, इसलिए एज इट इज लिख लिया। देख लो, असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं। ई और ई के बाद या ई और ई नहीं आएगा, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। यहां ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ नहीं आएगा, बाकी कोई सा भी स्वर आ सकता है। और री के बाद यहां पर री नहीं आएगा, बाकी हो सकता है अन्य स्वर यहां पर आ जाएं। तो पहला हमारा परिणाम जो होगा वो किस में होगा, य में। अब आपको लगता हो कि यण संधि में परिणाम किस में आते हैं, इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि यण संधि में यह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अलग हटके बता रहा हूं मैंने आपको कहा ना तरीका, थोड़ा सा तरीका, ठीक है। अब आप देखिए तरीका यह है कि यण संधि में ये जो य है, बस यही हमारा पहला परिणाम है। तो यण संधि में परिणाम किस में आते हैं, तो बहुत सरल सा है, य आदि में आते हैं। और भी हैं वर्ण आएंगे, लेकिन एक चीज याद रह जाएगी ना, तो दूसरी ऑटोमेटिक हमारे ध्यान में आ जाएगी, य आदि में। तो य आपके सामने, यानी ई के बाद यहां अ आता है, तो परिणाम के रूप में क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। अगर यहां पर आ जाता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, तो यहां क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, ठीक है। ई, ऊ और ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, यानी मान लो अ आया, तो यहां पर व बन जाएगा, और अगर यहां पर अ आया तो यहां र बन जाएगा। दूसरा सरल तरीका, यण संधि में परिणाम किस में आते हैं, तो आप याद रख लें, य व र में आते हैं, यवर, ठीक है, बस। और यण संधि की एक विशेषता है, इन परिणामों से ठीक पहले आधा वर्ण आता है, यानी आधा अक्षर कह दो समझने के लिए, आधा अक्षर आता है। कैसे, एक उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं। जैसे आप देखेंगे, हाँ, एक बहुत सरल सा शब्द देख लीजिए आप, व्यवहार, ठीक है।
अब आप देखेंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं कहीं परिणाम में यह दिखेगा, ये दिख रहा। इस संधि की एक विशेषता है कि परिणाम से ठीक पहले क्या आएगा, परिणाम से ठीक पहले स्वर रहित वर्ण आएगा, आधा अक्षर आएगा, यूं मान लो, है ना, ये आधा अक्षर आ गया, इसका मतलब इसमें यण संधि पक्का। संधि विच्छेद कहां से करेंगे, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछकर इसको मैं समझा रहा हूं। य की जगह प्लस लगाओ, परिणाम की जगह प्लस लगाओ, ठीक है। अब आप देखो ये वाला सूत्र काम कर रहा है, यह आया है ना, इसलिए अब आप देखो य की जगह आपको प्लस लगाना था, लगा लिया। अब द्वितीय पद की शुरुआत किससे करेंगे, तो इस य में कौन सा स्वर है, इस य में अस्वर है, तो बस हमारे लिए सरल हो गया। द्वितीय पद में बहुत बढ़िया उत्तर आपने दे ही दिया है, सरिता चौधरी, सतवीर कुमार, है ना, अच्छा आपने सही उत्तर दिया है। पराग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आहार लिख लिया आपने, है ना। हाँ अब देखिए यहां अव हार, देखो य की जगह अ लिखा, फिर पीछे जो है वो का वो लिखा, अवहार हो गया। और ये जो आधा व है ना, इसको हमें पूरा करना है किससे, ई से, क्योंकि प्रथम पद में जब ई आए और द्वितीय पद में कोई असमान स्वर आए तो परिणाम यह होता है। तो आप देखेंगे यहां पर जब हमें वी लिखना है, वी एक उपसर्ग है और उपसर्गों की मात्रा छोटी होती है, इसलिए वी प्लस क्या करेंगे, अवहार, है ना। इस तरह के प्रश्न अभी आपके सामने और रखेंगे हम, ठीक है। आप देखिएगा पांचवा लास्ट और उसके बाद हम प्रश्नों पर आ रहे हैं मित्रों। अयादि संधि, अयादि संधि बहुत सरल संधि है ये भी, बस थोड़ा सूत्र आप ध्यान रख लीजिएगा। इस संधि में परिणाम किसमें आते हैं, तो ये संधि का जो शब्द है वही हमें समझा देता है कि इसमें परिणाम किसमें आते हैं। अभी मैं वापस आपको वहां ले जाऊंगा। अभी इसके प्रथम पद में क्या आएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं, अभी यण संधि में जो हमने देखा था ना, प्रथम पद कहां खत्म हुआ था, री से ऋषि, है ना। अब उसके नीचे एक तीर लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि री से ऋषि के बाद क्या आता है, ए। तो देखो हमारे सरल हो गया, यानी यण संधि के सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम अयादि संधि बना रहे हैं। यण संधि का सूत्र बनाना है तो हमने वृद्धि संधि का सहारा ले लिया, वृद्धि संधि का सूत्र बनाना था तो हमने किसका सहारा ले लिया, गुण संधि का। यानी कनेक्टिविटी है, आप उस कनेक्टिविटी को आज देख पाए हैं तो बहुत अच्छा है ना। हाँ मुकेश भाई आपको भी प्रणाम है। ए के बाद अए, आप देखेंगे ओ, और ओ के बाद क्या आता है, औ। अब हम आप बहुत सरल तरीके से देखेंगे वही स्वर है, बस एक एक लिखा है हमने, इसमें इतना सा चेंज किया है कि हमने इनको क्रम से लिखा है लेकिन बस सिंगल सिंगल लिखा है। इससे पहले हम दो दो एक साथ लिख रहे थे। अब इधर देखें आप, यहां आप देखेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, द्वितीय पद हमारा क्या होने वाला है, तो कुछ नहीं, जो हमारा यण संधि का द्वितीय पद था वही यहां पर हम लिख लेंगे। तो वो क्या था, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर, सब में यही लिखना है मित्रों। बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, जितने भी और लोग हैं वो आप जुड़ जाइए, ताकि कम से कम हम 5-50 प्रश्नों के बारे में भी देखने वाले हैं अच्छे से। संधि तो आपको मैंने थोड़ा सा खाली एक झलक दिखाई है ना। आप बहुत जल्दी से अच्छे से जुड़ जाइए। देखिए ए और असमान स्वर है, तो पहला हमारा जो परिणाम है वो क्या होने वाला, पहला परिणाम होने वाला अय। आप देखो मैं कह रहा था ना कि अयादि संधि में लिखा हुआ है, अयादि में, कि इसमें परिणाम किसमें आएगा, अय में। बहुत बढ़िया, आप उत्तर भी दे रहे हैं। तो आप देखिए पहला जो हमारा परिणाम है वो कौन सा है, अय। दूसरा परिणाम हमारा कौन सा होगा, आय। तीसरा परिणाम हमारा कौन सा होगा, अव। और चौथा परिणाम हमारा कौन सा होगा, आव। बहुत बढ़िया, 4 परिणाम है हमारे पास, अय, आय, अव, आव। ठीक है, तो ये स्वर संधि के जो 5 सूत्र है, बहुत अच्छे से आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, इसका सही संधि विच्छेद कीजिए। सभी मित्रों से आग्रह, इसका सही संधि विच्छेद कीजिएगा। हाँ, यण संधि आपको फिर से बताऊंगा, एक बार आप इसको कीजिए प्लीज। आप सब लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, बस आप इसी शब्द के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ
गवेंद्र शब्द जो है वो अपवाद के रूप में है। गोधन इंद्र इसका सही संधि विच्छेद होने वाला है। वेरी गुड। छोटू राम ने बिल्कुल चेधनन किया है, सुरजीत चेधनन किया है, सरिता चौधरी चेधनन, पप्पूराम चेधनन बिल्कुल ठीक है, सुरजीत ने भी बिल्कुल ठीक किया है, विकास च धन अयन कर दिया है, थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत बढ़िया है ना। वीर तेजा कंप्यूटर वहां भी थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ चलिए बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल ठीक संधि विच्छेद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आप अब देखिए कि कितना सरल है ये। हम इन परिणामों के आधार पर ही संधि विच्छेद करते हैं। बस जहां य और व है वहां तक उच्चारण करेंगे, और आप उच्चारण करेंगे तो चाय, चाय में क्या आ रहा है? अय। अब जब अय आ जाता है तो प्रथम पद में किसकी मात्रा लगानी है? ए की। और संधि विच्छेद कहां से करते हैं? य से। तो य की जगह क्या लगाना है? प्लस। जैसा अभी हमने यण संधि में लगाया था, तो य की जगह हम क्या लिखेंगे? य में स्वर है अ, पीछे न, तो ये लिखा न। अब आप देखिए आगे ये च दिख रहा है, इसमें किसकी मात्रा लगानी है? ए की। क्यों लगानी है? क्योंकि अय परिणाम आ रहा है उच्चारण करने पर, तो ए की मात्रा कितनी होती? एक। तो हमने सही संधि विच्छेद कर दिया और क्या लिखा? चेधन अन। ठीक है मित्रों, आपने बहुत अच्छा किया। सर हिंदी में टाइपिंग महाभारत ही है। सही बात है ना, इसीलिए अंग्रेजों ने हमको खूब बजाया है ना, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी महाभारत है हमारी, लेकिन क्या करें बताओ, हिंदी हमारी है, ठीक है, हमारी माँ है, और माँ बूढ़ी हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए तो भी माँ है, इसलिए हम कोशिश करें ठीक हो जाए, अच्छी बात है। चलिए अब हम प्रश्नों पर चलना चाहते हैं, और किसी ने कहा, कवि ने, सुना दूं क्या 2 लाइनें? थक जाते हो आप बहुत जल्दी शायद। हाँ पवन की भी ठीक कर दिया आपने। 2 लाइनें सुनाऊं क्या? अरे हाँ तो बोलो, 2 लाइनें सुना देता हूं, फिर प्रश्नों पर जा रहे हैं सीधे ही, स्लाइड शुरू करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, है ना, और आपको उत्तर देना है। 2 लाइनें सुना रहा हूं हिंदी में, छोटी सी। हमें हमारी तलाश जारी रखनी चाहिए, हमें हमारी तलाश जारी रखनी चाहिए। आपको भी अपने जीवन में तलाश कभी बंद नहीं करनी है। ये जो तलाश है ये जीवन में हमें बहुत ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में तलाश, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिन व्यक्तियों के जीवन में तलाश समाप्त, उनके जीवन में गति खत्म, इसलिए तलाश जारी रखनी है। और बहुत सरल सा किसी ने कहा, बेहतर से बेहतर की तलाश कर। इसका मतलब समझना, सुपरवाइजर तो आप बनोगे पक्की बात है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि सुपरवाइजर बनकर चुप बैठ जाओ। मैं इसके लिए ये पंक्तियां कह रहा हूं, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो सागर की तलाश कर। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नदी है, तो ऐसा नहीं है कि नदी मिल जाए तो सागर की तलाश नहीं करेंगे, आपको उससे आगे बढ़ना है। हिंदी एक ही बार अच्छे से पढ़नी है, ये आपको हर जगह सहयोग करने वाली है। अगर आप सुपरवाइजर में चाहते हैं सफल होना, तो यही हिंदी है, यही संधि है, यही उपसर्ग है, यही प्रत्यय, यही समास है, यही शब्द शुद्धि है। और अगर आप AO बनना चाहते हैं, आप आगे RS की परीक्षा देना चाहते हैं और हिंदी का आपको कहीं सहयोग मिलना, तो बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो सागर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, यह बात बिल्कुल सही है। यहां पर लोगों की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य मान लेते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग जुनूनी होते हैं। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो आप सोचिए, हमारी तलाश कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आइए हम प्रश्नों की उस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि हमारी जो स्लाइड है, देखिए आप, प्रश्न हमारे सामने। अब देखिए आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं, अब बहुत ध्यान दीजिएगा आप, और आपको उत्तर भी देना है। देखिए पहला हमारे पास प्रश्न है कि अंतर्निहित शब्द में
है ना, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब हिंदी है, आप देखना, इसमें भी आपको कहीं एक दो टाइपिंग एरर नजर आएगी तो मैं सुधार करवा लूंगा, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग करना इतना सरल है नहीं, और ध्यान नहीं रखो तो गलती हो जाएगी। देखिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी से, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तर दीजिए जल्दी से। आपको केवल 1 2 3 4 में उत्तर देना है बस। अब तो आपके लिए सरल हो गया कि इसका ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। मुसीबतें तो व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है, जिसके जीवन में मुसीबत ही नहीं आई वो तो उसका विकास ठीक नहीं होने वाला। देखिए उत्तर, हाँ बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गए, वेरी गुड। हाँ, एक एक बहुत बढ़िया, आप लिखो, ए लिखो, एक लिखो, बस बात में समझ जाऊंगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, जिन्होंने, आप देखिए अंतर्निहित शब्द है, और अंतर्निहित शब्द में अगर आप संधि विच्छेद की बात करेंगे तो आपको यहां देखना पड़ेगा, यहां परिणाम के रूप में आधा र है जो यहां दिख रहा है। ठीक है, संधि विच्छेद करते समय ये जो र है ये पुनः किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग में। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और अंतः धन निहित इसका सही संधि विच्छेद है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसके बाद आप देखोगे तो जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं, अंतर प्लस निहित ये भी ठीक नहीं है, अंतनी प्लस हित आप देखिए ये भी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, अंत धन निर्हित कर दिया ये भी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही ऑप्शन को चुना है, इसके लिए साधुवाद है ना। अंतः धन निहित संधि का नाम कौन सा, विसर्ग संधि। आइए दूसरी, आगे दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, हाँ देखिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने बहुत सरल है या कठिन है, इसका आप थोड़ा सा विश्लेषण कीजिएगा। दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि का सही संधि विच्छेद आपके सामने। अच्छा, ये तो संधि विच्छेद आपके सामने है, आपको सही संधि शब्द बताना है। बताइए 1 2 3 4, बहुत ध्यान देना, आप उत्तर जल्दी मत देना, सही देना। हाँ, अंतर्निहित वाला मामला खत्म। दूसरा प्रश्न देखिए, दैत्य धन अरि का संधि पद बताना है आपको, संधि विच्छेद आपके सामने है प्रश्न में। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है क्या? दैत्य धन अरि, देख लीजिए आपके लिए जूम भी कर दिया है, बताएं उत्तर। चलिए बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अब तो आपके सामने बहुत बड़ी स्लाइड दिख रही है। चलिए अब आप देखिए, जिन मित्रों ने दैत्य धन अरि, सबसे पहले आप देखिए संधि पद की जब हम बात करेंगे तो यहां य में क्या है, य में अ है और अरि में भी क्या है, अ है। अभी हमने सूत्र देखा था दीर्घ संधि का, जिसमें अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। अब आप सोचिए, जिन मित्रों ने इस 1 नंबर को चुना, ठीक नहीं चुना, पढ़ने की गलती हो गई। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके बार बार नाम नहीं ले पाऊं तो मुझे क्षमा करना, लेकिन आपने सही उत्तर दिया, इसके लिए थम्स अप है आपको। दैत्यरी, आप देखिए यहां फिर एक गलती हो गई, क्योंकि संधि हुई है तो कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए, यहां पर परिवर्तन नहीं दिख रहा, य का य, अ का अ ही है ना। अब आप देखिए ये भी कोई ठीक नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है, दैत्यारी। संधि कौन सी हुई, दीर्घ संधि। बिल्कुल ठीक, जिन्होंने उत्तर दिया बहुत बढ़िया, शाबाश। दैत्य धन अरि। अब कोई मुझे बताएगा ये अरि जो है इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ, अरि का अर्थ क्या होता है? दैत्य का अर्थ तो आप जानते हैं राक्षस होता है, अरि का अर्थ क्या होता है, अरि का, अरि का अर्थ बताइए। उत्तर आपके बिल्कुल ठीक आए, बहुत बढ़िया, शाबाश। उत्तर आपने जो दिए हैं वो सही दिए हैं। अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, देखिएगा अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए संतोष शब्द में,
संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत सरल सा प्रश्न है अगर आप देखें, पर बस ध्यान रखना है सबके उत्तर सही आ जाए तो मुझे लगेगा कि ये सरल सा प्रश्न है ना। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको पहचान करनी है। किसकी? उपसर्ग की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? उपसर्ग की आपको पहचान करनी है। करिए जल्दी से, उत्तर दीजिए। संतोष शब्द में आपको उपसर्ग की पहचान करनी है। चलिए, बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं। आप देखिए, संतोष शब्द है, इसका हम अगर विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण जो होगा वो इस रूप में होगा, सम धन तोष। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। और अगर इसको हम संधि की बात करें कि संतोष शब्द में कौन सी संधि है ना, तो संतोष शब्द में संधि जो है अगर बात करें तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। जैसे संधि में समधन धी था, वैसे ही संतोष में भी समधन तोष है, तो व्यंजन संधि है। तो आप देखिए उपसर्ग कौन सा हुआ? उपसर्ग कौन सा हुआ? ये 2 नंबर जो है हलंत लगा हुआ होना चाहिए। कभी कभी आपके सामने इस रूप में भी आएगा, एक हलंत लगा हुआ है और एक बिना हलंत लगा हुआ सम लिखा हुआ है। तो उपसर्ग तो दोनों ही है, लेकिन संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप देखेंगे या न आधा है, और न आधा है तो संधि विच्छेद करेंगे तब म भी आधा होगा, है ना। इसलिए समधन क्या करेंगे? तोष। तो बिल्कुल संतोष शब्द में जो हमारा उपसर्ग वाला जो उत्तर है वो कौन सा है? 2 नंबर। बिल्कुल ठीक उत्तर आपने दिया है, बहुत सारों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, आप देखिए अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ? आप जानते हैं प्रत्यय वो हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बताइए दोस्तों जल्दी से, 1 2 3 4, है ना। 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? सबसे पहले बताया है छोटू राम ने, है ना। बिल्कुल ठीक है, ए लिखा है ना, ए ठीक है। 1 सरिता, मनी पटेल, सी बताया बेटा। सी तो अब यहां प्रत्यय पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रश्न को सही पढ़ना और समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम कुछ उल्टा समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अब देखिए ये पूछ रहा है कि किस शब्द में क्या प्रत्यय है ना। अब आप देखिए हम चारों शब्दों को थोड़ा सा अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। आप देखें, पहला शब्द है मौसेरा। आप जानते हैं भाई वगैरह के लिए ये मेरा मौसेरा भाई है ना। तो आप देखें इसका जब विश्लेषण करेंगे तो क्या करेंगे? मौसा धन एरा। देखना, आतप शब्द है, गर्मी इसका अर्थ होता है। आतप शब्द का जब विश्लेषण करेंगे तो आधन तप हुआ। फिर आप देखेंगे विदेश शब्द का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो विधन क्या हुआ? देश हुआ। और फिर आप देखेंगे प्रबंध शब्द का हम यहां विश्लेषण करेंगे तो प्रधन क्या हुआ? बंद। और आपको अच्छे से पता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, सभी बच्चों ने अच्छे उत्तर दिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन जिनसे कहीं गलती हो गई है उनको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। आप देखिए, अब आप देखिएगा यहां आप देखें मौसा मूल शब्द है और पीछे एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इन तीनों शब्दों में तो आप देखोगे किसका प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और हमारा जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा होने वाला है? 1 मौसेरा। मौसा धन एरा। शाबाश, अच्छा लिखा आपने, बिल्कुल अच्छा लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन बढ़ रहे हैं, देखिएगा आप। अगला प्रश्न जो है हमारा वो देखिए बहुत समाज से संबंधित प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है। ठीक है, अब आप देखिए यहां अव्ययी भाव कर रहा हूं मैं, इसको आप देख लीजिए। हाँ ठीक है, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? बहुत सरल सा प्रश्न है, बताइए जल्दी से। लाजवाब, आपको भी ऐसा ही बनना है ना, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं।
और जलते रहते हैं। अभी तो आप जब सफल होंगे ना तो इनकी संख्या में और बढ़ोतरी हो जाने वाली है। अभी तो आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तब भी हो सकता है कुछ लोग जलते हों, लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा काम चलना है ना। जलने दो, हमें तो सफल होना है, इसके लिए बस हम मेहनत करें। बहुत बढ़िया, शाबाश यश कुमावत। अच्छा, यश कुमावत ने तो 4 नंबर बता दिया, सुमन 3 नंबर। अच्छा चलिए, बढ़िया है, बहुत सारे बच्चे बता ही रहे हैं उत्तर। वेरी गुड, एक्टिव हो बिल्कुल आप, मैं प्रशंसा कर रहा हूं आपकी। हाँ, सबको अच्छी लगती है ना प्रशंसा। हाँ वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा भी डांट दूं ना आपको तो हो सकता है कि लेफ्ट हो जाओ इधर से, है ना। लेकिन आप सोचिए, ये ऑफलाइन क्लास हो ना, तो उसमें थोड़ा सा अलग से ध्यान भी रहता है, जिसने गलती की उसको थोड़ा सा अलग से भी समझाना पड़ता है ना। लेकिन आप अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब। अब कैसे पता करें कि इसमें कौन सा जो है वो समास है? तो समास के बारे में कभी हमारी कक्षा हुई तो विस्तार से आपको समझाएंगे। अब आप देखिए, लाजवाब को जब आप अपन ऐसे ही विश्लेषण करते हैं, आप देखिए तो हम लिखेंगे ला धन जवाब। ठीक है, लाजवाब। आप देखिए यहां पर ला जो है वो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और आप अगर समास को पढ़े हैं तो आपको पता है कि प्रथम पद अगर उपसर्ग हो या अव्यय हो, अव्यय का मतलब ऐसे शब्द जिन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता हो, लिंग वचन कारक काल आदि किसी का प्रभाव नहीं पड़ता हो, उनको अव्यय कहते हैं। तो आप देखें यहां पर ला जो है वो क्या है? उपसर्ग है। अच्छा, जिन पदों में प्राय प्रथम पद में उपसर्ग होता है वहां पर समास कौन सा होता है? प्राय बोला है, कहीं कुछ क्लिष्टता भी होती है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे जिनमें प्रथम पद में अगर उपसर्ग होता है तो वहां पर समास कौन सा होगा? अविभाव समास। अतः जिन्होंने 3 नंबर इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने उत्तर सही नहीं बताया वो डबल साधुवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आज बहुत अच्छा सीख जाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब यात्राएं करते हैं तो तकलीफें आती है, गलतियां होती तो मैदान है, गिरेंगे, सीखेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे मित्र मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं भी बस थोड़ा सा कुछ समझाना चाह रहा था। देखिए ये प्रश्न, पशु पांशु पण। देखिए पशु पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है ना। इसको भी मैं झूम कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। ये भी एक प्रकार से देखें तो सीधे सीधे कहीं न कहीं आप देखेंगे समश्रुत भिन्नार्थक, है ना। समश्रुत भिन्नार्थक जो हमारा यह शब्द युग्म में है, उसी तरह का प्रश्न है। यहां युग्म शब्द है, युग्म शब्द युग्म है ना। तो अब आप देखिएगा, पशु का अर्थ तो आपको यहां समझ में आ रहा है ना। पशु का अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। इसका मतलब सबसे पहले पशु है तो नंबर 1 पर पशु का अर्थ चाहिए। इसका मतलब क्या? उत्तर बता सकते हो आप? जल्दी बताइए इसका उत्तर। बहुत सारे मित्र 4 बता रहे, कुछ 3 बता रहे, है ना। 3 और 4 के बीच में एक उत्तर है, ये बात तो पक्की है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब आप इस तरह के प्रश्न को हमें हल करते समय इन तीनों के हमें अर्थ ध्यान में होने चाहिए, अर्थ ध्यान में होने चाहिए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें थोड़ा कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तब भी आप थोड़ा ट्रिक लगाएं। पशु पतंगा तो होगा ही नहीं, इसका मतलब आप देखिए यहीं से हम कह सकते हैं कि ये उत्तर सही नहीं है। पशु का अर्थ नेवला भी नहीं, है ना। नेवला तो एक पशु का नाम है, हम पशु का अर्थ पूछ रहे हैं, तो आप सोचिए ये भी नहीं। फिर बात आती है कि यहां भी जानवर है, यहां भी जानवर है, बस इन दोनों में से एक ठीक है। तो फिर तीसरा पण, मान लीजिए पांशु का अर्थ कहीं आपको ध्यान में नहीं आ रहा हो तो हम थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी चलेंगे। अब पण तो आप जानते हैं मौर्य काल में, है ना, गुप्त काल में पण क्या है? क्रय विक्रय के लिए एक राशि है, मुद्रा है, पण, है ना। कितने पण? तो पण का संबंध कहीं न कहीं किससे है? मूल्य से है। इसका मतलब आप देखिएगा पांशु का अर्थ रेत भी है, तो यहां पर केवल ये 4 नंबर ठीक नहीं होकर कौन सा नंबर ठीक हो जाने वाला है? 3 नंबर इसका सही उत्तर है।
है ना। तो इस तरह से समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का जब हम लिखित में अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा, हम इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो बहुत सहज हो जाएंगे। देखिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सागर का पर्यायवाची नहीं है, आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है कि है नहीं पढ़ ले हम, यहां नहीं है तो दीजिए उत्तर जल्दी से, देखें, शाबाश। नहीं है, हाँ डी, चंबल का घड़ियाल, डी, वाह वेरी गुड, है ना। प्रीति कुमारी 4 नंबर बिल्कुल ठीक है, डी 4 ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए अब आप देखिए, अंबुधि शब्द है, अंबु से बना है, अंबु का अर्थ पानी है, धी का अर्थ धारण करना है, तो जो अंबु को धारण करता है वो क्या हुआ, सागर। इसका मतलब ये इसका पर्यायवाची है। प्रश्न कह रहा है कि जो पर्यायवाची नहीं है उसको छांटना है। रत्नाकर, ये भी समुद्र का पर्यायवाची, क्योंकि बहुत सारे रत्न जिसमें हैं, है ना, या बहुत सारे रत्नों का जो निवास स्थान है, आश्रय स्थल है, वो रत्नाकर है, बिल्कुल ठीक है। वारी का अर्थ पानी होता है, और वारिश जहां पानी बहुत मात्रा में इकट्ठा हो रखा होता है उसको वारिश कहते हैं। तो ये तीनों तो क्या हैं, सागर के पर्यायवाची हैं, लेकिन निर्झर, ये निर्झर शब्द जो है वो सागर का पर्यायवाची नहीं है। कोई बताएगा निर्झर का अर्थ क्या, निर्झर का अर्थ क्या, झरना नहीं है बस, निर्झर का अर्थ क्या है। वेरी गुड, ममता, ममता ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, देवता, रेणुका ने भी बिल्कुल उत्तर ठीक दिया है ना, शाबाश। तो निर्झर का अर्थ देवता है, तो ये देवता का पर्यायवाची हुआ, सागर का नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए, बहुत सरल सा है। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनिए, है ना। अब रेखांकित शब्द यहां पर मैं इसको कर रहा हूं, आप देखिए, इसका उचित विकल्प चुनना है। यहां संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता है। किसकी व्यथा नहीं जान सकता है, एक आसन्न, दूसरा निष्पन्न, तीसरा विषण्ण और चौथा है विपन्न। बताइए, देखिए बहुत जल्दी से। हाँ बिल्कुल ठीक है, रमेश कुमावत कह रहे हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, हाँ जरा, है ना, वृद्धावस्था को कहते हैं, देवता अमर है। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता है, इन चारों में से कौन सा शब्द यहां उपयुक्त होगा। बहुत बढ़िया, अधिकांश ने कहा विपन्न, यानी संपन्न का जो विलोम शब्द है वो क्या है, विपन्न। बिल्कुल ठीक लिखा आपने, सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर कौन सा है, विपन्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए अब वाक्य में अशुद्धि की बात आ रही है कि ये किस प्रकार की अशुद्धि है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ये देखिए वाक्य है, यहां पर पूर्ण होना चाहिए और ये कॉमा यहां होना चाहिए, ठीक है, अगर हमने कॉमा लगा ही रखा है तो ठीक है। और यहां आप देखेंगे आपकी, ये तो ठीक है, यहां जो कहीं न कहीं गलती है या अशुद्धि है वो किसमें है, सौजन्यता। तो ये जो सौजन्यता है, ये शब्द यूं दिखने में सही लगेगा, हम शब्द शुद्धि में कभी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि किसी भी शब्द में य और ता प्रत्यय का एक साथ प्रयोग अशुद्ध होता है, एक साथ प्रयोग अशुद्ध होता है ना, एक साथ प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध होता है। अब अगर इस नियम की छोटी सी जानकारी हमें है तो हम सौजन्यता को आसानी से पकड़ लेंगे। और ये य और ता क्या है, प्रत्यय। तो आप देखिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा हुआ, बहुत सारों ने उत्तर दे दिया प्रत्यय संबंधी, वेरी गुड, बिल्कुल डी सही है, चौथा सही है, वेरी गुड। हाँ शेखर कुमार, पराग, दीपेश ने 2 नंबर कह दिया, क्रिया संबंधी नहीं, बनी रहेगी, क्रिया में तो कोई अशुद्धि नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल सही, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। तो इसमें सही शब्द क्या होगा? तो आपकी सौजन्यता नहीं, क्या आपका, या फिर जैसे इस शब्द को बदलेंगे ना, तो आप देखिए अगर हम यहां लिखेंगे सौजन्य, है ना, तो फिर यहां आपका की जगह क्या लिखना पड़ेगा? आपकी की जगह लिखना पड़ेगा आपका सौजन्य बना रहेगा, क्योंकि सौजन्य शब्द पुल्लिंग है। तो जैसे ही आप उस शब्द को पुल्लिंग में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे वाक्य में जो है कन्वर्जन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो अशुद्धि थी वो कौन सी थी? प्रत्यय संबंधी, है ना। हाँ, या फिर आपको अगर इतना कन्वर्जन नहीं करना है तो आप लिखेंगे सुजनता, ये दोनों ही शब्द सही है। अगर आप सुजनता शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर वाक्य में बाकी कहीं और कोई आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सुजनता बनी रहेगी। तो ये इस रूप में लिख लें। लेकिन अगर आपने सौजन्य शब्द लिखा तो पुल्लिंग है, इसलिए आपको पूरे वाक्य में कहीं न कहीं बदलाव करना पड़ेगा उस शब्द के अनुसार। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला देखिएगा, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो आपको ही देना है। दीजिए, देखें, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, पहला है सार्वकालिक, दूसरा सार्वजनिक, तीसरा सार्वदेशिक और चौथा है सार्वभौमिक। हाँ, यात्रा शब्द बिल्कुल शुद्ध है, योगेश बिल्कुल शुद्ध है भाई। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग 2B कह रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, सार्वजनिक बिल्कुल ठीक है, 4 नंबर ठीक नहीं है। आप देखिए, सब लोगों से संबंध रखने वाला, इसका मतलब कोई न कोई व्यक्ति होगा। सब लोगों से संबंध रखने वाला कोई न कोई व्यक्ति होगा, है ना। तो व्यक्ति होगा तो क्या होगा? सार्वजनिक शब्द इसके लिए वन वर्ड के रूप में उपयुक्त है ना। ये सारे शब्द हैं तो सही, लेकिन इस वाक्यांश के लिए जो सही वन वर्ड है, एक शब्द है, वो कौन सा है? सार्वजनिक। आपने ठीक उत्तर दिया है, शाबाश। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप जब सर्विस में आ जाएंगे ना, आना ही है, मैं तो आप सबके लिए यही शुभकामना करता हूं कि आप सब जो हैं राज्य की सेवा में आए। जुलाई में वेतन वृद्धि लगती है, वर्ष में 2 बार डीए इंक्रीज होता है। पता नहीं हमारे काम बढ़ते हैं या नहीं, लेकिन तनख्वाह निरंतर बढ़ती रहती है ना। तो स्वागत है आपका, बस अभी कस के मेहनत कीजिए, है ना। बिल्कुल हताश नहीं होना है, पूरी ऊर्जा के साथ और संकल्प शक्ति के साथ, निश्चय के साथ आपको जुटे रहना है मैदान में। देखो ना, एक दिन आपका होने वाला है। और मन से बिल्कुल आप शांत रहें, अशांत मन से पढ़ाई ठीक नहीं होती। उत्तर आपने बिल्कुल ठीक दिया है, उत्तर सबने ठीक दिया है। प्रतिनियुक्ति बिल्कुल इसका सही उत्तर है ना। डेप्यूटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द आपको बताया था, पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न हमारे सामने कम से कम एक तो हमारे सामने होगा ही होगा। तो अब इसके लिए थोड़े से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो है वो ध्यान, लेकिन वो प्रशासन के संदर्भ में है, इसलिए थोड़ा सा कहीं आमतौर पर हो सकता है इक्के दुक्के शब्दों का अर्थ कुछ और प्रचलन में हो, लेकिन प्रशासन के संदर्भ में कुछ और अर्थ होगा। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है सभी ने। डेप्यूटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है प्रतिनियुक्ति, बिल्कुल ठीक है ना। आपको कभी कभी प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य जगह पर, किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी भेजा जा सकता है, किसी अन्य स्थान पर भी भेजा जा सकता है। एक तो आपका मूल स्थान होता है और एक आपका डेप्यूटेशन होता है, यानी आप कुछ समय के लिए टेम्परेरी वहां पर हैं और जब वापस वहां पर कोई व्यक्ति आ जाए तो आप वापस अपने यथास्थान आ सकते हैं। तो डेप्यूटेशन का जो पारिभाषिक अर्थ है वो है प्रतिनियुक्ति, है ना। अब आप देखिए, इस प्रतिनियुक्ति शब्द में अगर देखेंगे आप तो कितने उपसर्ग हो गए। देखो, इस शब्द का विश्लेषण कर रहा हूं। प्रति, धन नी, धन उक्ति, ठीक है। प्रति, धन नी, धन उक्ति, और सबको आप मिलाओगे तो शब्द क्या बनेगा? प्रतिनियुक्ति। शाबाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाँ, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है। पहला जो ऑप्शन है, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है कोई आसान काम नहीं। दूसरा ऑप्शन पढ़िए फटाफट, प्रताप ने ज्यों ही लगाम लगाई चेतक हवा से बातें करने लगा। तीसरा, वह तो मेरी मुट्ठी में है, उससे तो जो चाहो काम करवा दूं या करवा लूं जैसा भी। और चौथा, भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं। अब बहुत ही कठिन कार्य करना है, ये ध्यान रखना, बहुत ही कठिन कार्य करना। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक एक जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो जैसा प्रश्न पूछ रहा उसके अनुरूप सही उत्तर वास्तव में कौन सा है? पहला, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है। और लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना, है ना। लोहा लेना यानी क्या करना? उनसे लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, है ना। लेकिन यहां लोहे के चने चबाना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत ही कठिन कार्य करना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? एक। जिन्होंने 1 नंबर कहा है, बहुत बिल्कुल ठीक कहा है आपने। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। प्रश्न है, बेल का बेल गया, 9 हाथा का पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ है। अब देख लीजिए, एक बेल था, खूंटे से बंधा हुआ था और रस्सी होती है आप जानते हैं, और बैल गया तो गया लेकिन वो तो खूंटे से ही, है ना, यानी खूंटे को ही उखाड़ कर लेकर चला गया। तो अब यहां पर आपको देखना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना। अब आप देखें यहां पर ये जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिएगा, है ना, एक मात्रा डबल हो गई है। जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, बहुत बड़ा घाटा होना, मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता। अब इसका सही उत्तर कौन सा है बताओ आप, बताओ सही उत्तर इसका। बेल का बेल गया, 9 हाथा का पगहा भी ले गया। चलिए, बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि 3 नंबर बिल्कुल ठीक बात है ना। बेल गया वो तो घाटा हुआ ही, उसके साथ साथ वो पगहा भी ले गया, रस्सी और खूंटा सब ले गया। तो आप सोचिए घाटे के साथ एक घाटा और हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा है? नंबर 3। बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ रहे हैं। आप देखिए अगला प्रश्न आप देखें, प्रश्न नंबर देखिए, सत्याग्रह शब्द है, आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। देखिए बहुत सरल सा है। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। बताइए आप, संधि विच्छेद बताइए, इस प्रश्न का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद कहां से होना है? परिणाम से, और परिणाम ये रहा, है ना। बताइए, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सही दिया है, सत्य धन आग्रह। आप देखते हैं हम जब किसी बात का विरोध करते हैं तो उसमें अहिंसात्मक तरीके से जो हमारा विरोध है उसका एक हथियार है, कौन सा? सत्याग्रह, है ना। हम सत्याग्रह करते हैं, यानी सत्य के लिए आग्रह करते हैं। जो काम ठीक नहीं हो रहा है ना, तो वो ठीक हो इसके लिए हम आग्रह करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। ये सब सत्याग्रह के तरीके हैं, ठीक है। तो सत्य धन आग्रह, यहां य में अ है और आग्रह में आ है, दोनों जब मिलेंगे तो परिणाम के रूप में किस में परिवर्तित हो जाएंगे? आ में। और ये संधि जो है वो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, वही सरल सा प्रश्न आपके सामने। संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? बताइए, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल, शुभम सिंह कानावत ने बताया है कि 2 नंबर सही है, इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड, बहुत सारे 2 बता रहे हैं, बहुत अच्छा।
शाबाश। ठीक है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल सही उत्तर है कौन सा? सम उपसर्ग है। और फिर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सम धनकार। इसका सही संधि विच्छेद ये होता है, ध्यान देना मित्रों, है ना। इस शब्द का जब संधि पद बनाते हैं तो क्या होता है, ये जो म है वो तो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है, यानी बिंदी के रूप में बदल जाता है, और संधि होने पर स का आगम हो जाता है। व्यंजन संधि का एक नियम है, व्यंजन आगम संधि, उसमें च, श और षटकोण वाले स का अलग अलग हिसाब से आगमन होता है। तो इसमें स सपेरे वाले का क्या होता है? आगमन। यानी संधि विच्छेद के समय तो ये हट जाएगा, लेकिन संधि पद बनाओगे तब आप देखिए ये म जो था वो तो बिंदी बन गया, और इस आधे स का आगमन होता है और कार। तो इस तरह से आपके सामने एक शब्द नया आता है, संस्कार। बहुत बढ़िया, शाबाश। संधि का भी ध्यान रख लीजिएगा, संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, बिल्कुल। मित्रों मैं क्लास लेता रहूंगा, है ना। बस जैसे ही यहां से मैनेजमेंट से जैसे ही आदेश होगा जरूर आपके लिए क्लास होगी। मैं भी आप सब लोगों से मिलने के लिए बहुत लालायित रहता हूं। मेरी जो आत्मा है वो कक्षा में बसती है, सच कहूं मैं आपको। और आज जब मुझे क्लास लेने के लिए कहा गया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि एक शिक्षक की आत्मा कक्षा में ही है। और अगर कक्षाएं नहीं ले तो वो सूख जाए। बोल लेना आप जो भी पढ़ा रहे हैं ना, उनको पढ़ाने नहीं मिले तो यूं मान लो ना, जैसे तंबाकू खाने वाले को तंबाकू नहीं मिले ना तो सूख जाता है, और रात को एक पुड़िया कम पड़े तो 2 ले लेता है ना। तो हम तो पढ़ाने के लिए ही बने, ऐसा मुझे लगता है। और आप सब लोगों से हमारा जो संपर्क होता है तो बस ये एक पवित्र बंधन है हमारा। मैं तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा यहां से मैं आपको जरूर हर छोटी छोटी बात पर आपसे रोज चर्चा किया करूंगा, लेकिन आप घर पर कटिबद्ध होकर पढ़िए, एक दिन आपका है। मैं तो यही मानता हूं। ये कृषक पुत्र यहां तक पहुंच गया तो आप तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं, है ना। हम तो खेतों की पालियों पर पढ़े, समझ रहे हो। आप खेत में रखवाली भी करते थे और फिर पढ़ना भी पड़ता था। तो आप सोचिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप बस मन लगाकर पढ़िए, आप जो चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं आप जरूर बनेंगे। बस उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, और प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास? ध्यान दीजिएगा, कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वहां होता है जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। समास की कक्षाओं में अपन और विस्तार से बात करेंगे। आप जानते भी हैं द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो प्रयोग हुआ है, यानी इन चारों में से द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है? बताइए, उत्तर बताइए। द्वंद्व समास का उदाहरण। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया है। आप सब अच्छा उत्तर दे रहे हैं और बहुत तीव्र गति से आपके उत्तर यहां पर फ्लैश हो रहे हैं, है ना। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, इतना आप जल्दी उत्तर दे रहे हैं। आपकी गति को प्रणाम है, बहुत आप फुर्ती के साथ उत्तर दे रहे हैं। बस सही उत्तर जो दिया है आपने, वो सही उत्तर कौन सा है? धनुर्बाण। हमने इसको एक साथ संधि पद के रूप में भी लिख लिया है। देखिए, नव है जो युवक, नव युवक, ये तो कर्मधारय का उदाहरण हो गया। और ये पूछ रहा है द्वंद्व समास का कौन सा? चंद्रोदय, चंद्र का उदय। आप देखिए तत्पुरुष हो गया। फिर चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, अगर ऐसा हम इसका विग्रह करते हैं तो ये बहुव्रीहि हो गया। भगवान विष्णु और, है ना, कृष्ण के लिए चतुर्भुज शब्द का प्रयोग होता है। तो फिर धनुर्बाण, धनुर्बाण का अगर हम विग्रह करें तो हम विग्रह करते हैं धनुष और बाण। तो आप जानते हैं जहां पर और का लोप होता है, ठीक है, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। बिल्कुल ठीक उत्तर आपने दिया है ना। हाँ, यश कुमावत और बहुत सारे, जगदीश सिंह, सीमा मीना, सी में बहुव्रीहि समास है। हाँ बिल्कुल, 3 नंबर में चतुर्भुज में अपन बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। शुभम प्रजापत वगैरह सबने अच्छा उत्तर दिया है, ठीक है। प्रीति कुमारी, प्रकाश चांगल, धनुर्बाण, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, शाबाश। सुनील तंवर, है ना।
हाँ, धनुष और बाण, छोटू राम, बिल्कुल धनुष और बाण, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, देखिए अगला प्रश्न वही शब्द युग्म वाला है ना। आप देखिए निर्झर, निर्झर है ना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं, ठीक है। शब्द युग्म के क्रमशः अर्थ हैं, है ना। आप देखेंगे कि पहला शब्द कौन सा है, निर्झर, ये तो अपन ने अभी चर्चा भी की है, इसका उत्तर तो आपके लिए बहुत सरल होने वाला है। और दूसरा शब्द कौन सा है, निर्झर, है ना। शब्द युग्म के क्रमशः अर्थ हैं। अब आप देखिए यहां ये जो है वो युवा है, ठीक है। अब इसका सही उत्तर आप दे दीजिए, देखें, है ना। अभी थोड़ी देर पहले एक पर तो अपन ने चर्चा की थी, बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे 3 नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सी 3 नंबर ठीक है, एक कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, अब आप देखिए शब्द युग्मों को याद रखने के लिए हमें थोड़ा सा लिखित अभ्यास भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा अलग तरह से सोचना भी पड़ेगा। जब शब्द युग्म की बात हो रही तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बताने के साथ साथ 1-2 बातें और आपसे शेयर करना चाहता हूं। वेरी गुड, आपने उत्तर सही दिया है। देखिए ये यहां क्या लिखा हुआ है, निर्झर, और हमें यह ध्यान है कि एक का अर्थ झरना भी है। अब आप सोचिए ये 2 शब्द हैं और केवल ज झ यही अंतर है, तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो उसका अर्थ झरना है, तो इसका एक हमें थोड़ा सा क्लू मिल सकता है। कहां से, ज झंडे वाला है, और जो ज झंडे वाला है वो झरना में भी आता है। तो आप सोचिए एक का अर्थ तो कौन क्या हो गया, देवता, ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, और एक का अर्थ क्या होता है, झरना। अब आप देखिए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में अगर ये निर्झर यहां लिखा जाता, आप समझिए, है ना, और ये जो निर्झर है अगर बाद में लिखा जाता तो हमें एक सावधानी रखनी चाहिए। वो सावधानी ये कि अगर ऑप्शन है देवता झरना, तो अब आप देखिए हमने अगर यहां शब्द परिवर्तित कर दिया तो ऑप्शन ये वाला ठीक नहीं होता। झरना पहले होना चाहिए था, देवता बाद में होना चाहिए था। यानी प्रश्न में जो शब्द पहले नंबर पर है, बस हमें ऑप्शन में ध्यान रखना है कि वापस पहले नंबर पर उसी का अर्थ होना चाहिए, नहीं तो 2 ऑप्शन आराम से बन जाते हैं। और ऑप्शन ऐसा बन जाता है झरना तथा देवता। तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। बस प्लेस चेंज कर दिया तो उत्तर हमारा कहीं न कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए निर्झर नंबर 1, देवता नंबर 1, बिल्कुल ठीक है। निर्झर नंबर 2 पे, झरना बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न को देखते हुए इसका ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्रम चेंज कर देते तो आपको इस ऑप्शन पर जाना चाहिए था। वेरी गुड, ठीक है। अब आप देखिए कैसे ये जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं हमें थोड़ा दुखी करते हैं। मैं बस आपको थोड़ा सा आपको अलग से बता ही देता हूं, आप देख लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं, देखिए जैसे बहुत छोटे छोटे शब्द हैं हमारे पास और आप ध्यान नहीं रखो, जैसे एक शब्द है परीक्षा और एक शब्द है हमारे पास परीक्षा। मैं इसलिए इन बातों को आपसे अलग से जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बहुत छोटी बात है, लेकिन सावधानी नहीं रखें तो गलती हो जाएगी। क्या आप इनके उत्तर बता सकते हो? पहले जो परीक्षा है इसमें अंतर क्या है? अंतर केवल री का है, बाकी सब ठीक है। अंतर केवल री का है ना। तो आप देखेंगे इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। इस परीक्षा का अर्थ क्या होता है? कीचड़, ठीक है। और इस परीक्षा का अर्थ क्या होता है? परख या मूल्यांकन। मित्रों, छोटी छोटी बातें हैं हिंदी में, बस दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। अगर आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, कहते हैं ना कि नजर बदले तो नजारे बदल जाते है ना। तो हम अपनी नजर को बिल्कुल, है ना, पिन पॉइंटेड पैनी रखें। हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहें, क्योंकि हमें लाखों में से, हजारों में से कुछ सैकड़ों में आना है। तो उसके लिए हमें प्रतिबद्धता बहुत रखनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि हम ये परीक्षा देने जाएंगे, है ना, लेकिन उससे पहले आपको इस परीक्षा को पार करना पड़ेगा।
है ना। और आप जानते हैं कि कमल कहां खिल रहा है? कीचड़ में, है ना। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस दिन लोग आपको अलग से देखने लग जाएंगे। नमस्ते नहीं करने वाले नमस्ते करेंगे। जान पहचान जो आपसे नहीं बढ़ा रहे थे, वो आपसे आगे चलकर जान पहचान बढ़ाने लगेंगे। यानी अच्छा, आपकी हाइट 4 फीट है या 4.5 फीट, कोई मायना नहीं रखता है। आप गोरे हो या काले, कोई लेना देना नहीं है। एक आंख से कम देखते हो या 2-2 चश्मे लगाते हो, कोई लेना देना नहीं। बस सफल हो जाइए। जीवन में जो चाहें वो आप कर सकते हैं। बस जड़ी बूटी कौन सी? सफलता। और वो आसानी से मिलती नहीं है, आप जानते हैं। कीचड़ शब्द में की बड़ा करेंगे, ध्यान रखना, है ना। कीचड़ शब्द में की बड़ा करेंगे। अब आप देखिए, एक बहुत सरल सा आपके सामने, और मैं बहुत सरल सा है, स्वजन और स्वजन। देखिए आप, है ना, बस थोड़ा सा अंतर है लेकिन अर्थ बदल जाएगा। हाँ, ये देखेंगे स्व और ये स्व, ठीक है। इस आधार पर आप इनके अर्थों का मूल्यांकन करेंगे। स्व का मतलब होता है अपना, है ना। तो स्वजन का मतलब होता है अपने परिचित। हम सीधा लिख सकते हैं परिजन। स्वजन का अर्थ क्या होता है? परिजन। हमारे जो परिचित लोग हैं उनको हम स्वजन कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? कुत्ता। अब देख लो, आप लिखने में अगर थोड़ा सा आपने अंतर कर दिया ना, तो आप लिखना चाह रहे थे परिजन और लिख लोगे क्या? कुत्ता। ठीक है, तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हिंदी है, खेलोगे तो लफड़ा हो जाएगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर देखिए तो सही। हाँ, अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। बहुत सारे शब्द युग्म और है, एक और आपको बताने का मन था। देखिए, एक शब्द है मरीचि, बहुत दिक्कत आती है हमें, और एक शब्द है मरीचि। अब आप देखिए अंतर कितना सूक्ष्म है ना। अंतर कितना सूक्ष्म है। इधर ची छोटी है और इधर क्या है? ची बड़ी है ना। बाकी सब ठीक है, लेकिन एक का अर्थ किरण है और एक का अर्थ सूर्य है। अब आप बता दीजिए दोनों में से सूर्य कौन सा है या किरण कौन सी है, तो बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम ऐसे ही बात करें तो बड़ा कौन? आपको सूर्य बड़ा दिखता है या किरण आपको शायद नजर भी नहीं आती है ना। अनुभूत करते हैं किरण को। तो इस आधार पर आप सोचिए, बड़ा कौन? बड़ा कौन भाई? ये तो याद हो गया, एक सूर्य, एक का अर्थ सूर्य होता है और एक का अर्थ क्या होता है? किरण। तो बड़ा कौन? बड़ा सूर्य। तो ची बड़ी है, इसका मतलब क्या? ये सूर्य, ठीक है। और ये क्या? जो छोटी है वो किरण। मतलब इस तरह से कुछ आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद रखना है। और जिस तरीके से हमें याद रह जाए वो तरीका सर्वश्रेष्ठ है ना। आपको अगर किसी और रूप में याद रहता हो तो आप उस रूप में याद कीजिए। मुझे इस रूप में याद रह जाता है, तब मेरे को मरीचि मरीचि में कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे सुरभि सुरभि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे तरनी तरनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मेरा तरीका इजाद कर रखा है। तो इन तरीकों से जब हम चलेंगे तो आप सोचिए हमारे लिए कठिन समझी जाने वाली विषय वस्तु बहुत सरल हो जाएगी। कुछ अलग से सोचिए मित्रों, आप सबको परमात्मा ने जो बुद्धि दी है वो कम नहीं है ना। हाँ, प्रश्न हमारे सामने है, वो आप देख लीजिएगा। इस पर आप अच्छे से उत्तर देना आपने शुरू कर दिया है। गौरव शब्द का विलोम कौन सा है ना। यानी गौरव शब्द का विलोम कौन? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उत्तर तो आप ठीक दे रहे हैं बिल्कुल। गौरव शब्द का आपने उत्तर दे दिया है ना, 3 नंबर दे दिया आपने, बिल्कुल ठीक है। लाघव, है ना, लाघव बिल्कुल सही दिया। गौरव शब्द में अब एक प्रश्न आपसे, और गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बिल्कुल ठीक है, आप उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर सही है, लेकिन गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिएगा, गुरु, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, धन अ। यहां अपन उस रूप में देखें, लाघव का अर्थ होता, लाघव को देखेंगे तो लघु धन अ। इस तरह से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न अनेक हैं, बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, बस थोड़ी समय की मर्यादा है। मैं तो एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूंगा, और कहानी इसलिए क्योंकि जीवन में सबको कहानियां अच्छी लगती है ना। और जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ अगर थोड़ा मनोरंजन नहीं हो, थोड़ा हास्य नहीं हो, तो आप सोचिए हम तनाव से गुजरने वाली अवस्था में आ जाते हैं। हमारे बच्चे बहुत अवसाद में रहते हैं। अब थोड़ी देर हम थोड़ी दूसरी चर्चा कर रहे हैं, अब आराम से आप तो सुन लीजिएगा, 2-5 मिनट और हमारे पास समय है। उसके बाद
आज आपकी ये जो महा मैराथन कहूं मैं तो, ये क्लास आप ले रहे हैं, आप बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व हैं, क्योंकि इतनी देर स्क्रीन के सामने टिके रहना अपने आप को ये सिद्ध करता है कि आप अर्जुन हैं। और ये रोयल के सारे द्रोणाचार्य जो हैं आपको बराबर संधान करना सिखा रहे हैं, तो आप इतनी देर लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत छोटा सा एक आपको उदाहरण आपके सामने देकर मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा, लेकिन उदाहरण क्या दे रहा हूं, दो बातें हैं आपके सामने। देखिए, एक है हमारे पास भाग्य और दूसरी बात है हमारे पास कर्म। देख लीजिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, आपके तैयारी में बहुत मदद करने वाली बात साबित होने वाली है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं परीक्षा में असफल हो गया तो मेरा भाग्य ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कर्मवीर होते हैं। अब प्रश्न ये हमारे सामने है कि भाग्य या कर्म, प्रश्न 20 नहीं 50 और कराएंगे, आप चिंता मत करो। अब जब जिस बात पर आ गए हैं थोड़ा सा अपन चर्चा उस पर कर रहे हैं, खूब सारे प्रश्न कराएंगे, आप चिंता ही मत करो, है ना। हम समस्या वहां आ जाती है कि जब जहां जो थोड़ा सा चिंतन समझाया जाता है तो हम चिंता में घुस जाते हैं, और जब चिंता आपसे करवाई जाती तब आप चिंतन करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करें, अभी आप मस्त रहें। 5 मिनट आपकी मस्ती के हैं, ये है ना। 2 घंटे हमने हमारा काम किया है, 5 मिनट मस्ती के हैं। आप मस्त होकर बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना सर थोड़ा सा हास्य भी हो जाए, अभी पक्का मैं 5 मिनट, हिंदी वाला कर सकता है इस काम को अच्छे से, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आप देखो तो सही, हम अब प्रश्न ये है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। कई बार हमारे सामने ये गुत्थम गुत्ता है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। अब इसका उत्तर देने जाओ तो हो सकता बहुत सारे विद्यार्थी मित्र ये कहें कि भाग्य बहुत बड़ा होता है सर, बहुत सारे ये कहेंगे कि कर्म बहुत बड़ा होता है। बहुत बढ़िया, निशा लिख रही है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बहुत बढ़िया, सही बात है ना। हम कर्म करते जाएं, 12 घंटे तक YouTube के सामने बैठे पढ़ते रहें, क्या होगा देखा जाएगा, है ना। कर्म बड़ा है ना। लेकिन जहां कर्म बड़ा है वहां अपन ये सोचे कि क्या भाग्य का कोई रोल नहीं होता है क्या? भाग्य का रोल होता है कि नहीं होता है? बड़ा आपने ठीक बताया। अब इसको एक छोटे से दूसरे उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रहा हूं। यह है बारूद, समझ गए आप, गोला बारूद, ठीक है। एक जगह ढेर है गोला बारूद का, ठीक है। ये गोला बारूद कई वर्षों से एक जगह पर एक कमरे में पड़ा हुआ है। अच्छा आप बताओ, क्या इसमें कोई विस्फोट हो जाएगा क्या ऑटोमेटिक? गोला बारूद कई वर्षों से एक कमरे में पड़ा हुआ है, क्या इसमें विस्फोट हो जाएगा? उत्तर होगा नहीं होगा। किसकी जरूरत है? इधर देखो, मैं एक बिंदु बना रहा हूं, किसकी जरूरत है? इस गोला बारूद के भंडार में एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट हो, इसके लिए आवश्यकता है किसकी? एक चिनगारी की। अच्छा आप सोचिए, कभी चिनगारी हो और बारूद नहीं हो तो क्या फटेगा? कुछ नहीं। तो आप समझें इस बात को, मैं ये मानता हूं कि ये भाग्य है, ये भाग्य है, और ये क्या है? कर्म है। अब हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर केवल भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो काम नहीं होगा। आप सोचिए, चिनगारी का कोई समय निर्धारित था, लेकिन उससे पहले हमको बारूद इकट्ठा करना था। ये कर्म हमारा बारूद है। आप अच्छे से कर्म करते रहिए, परमात्मा किसी दिन जरूर चिंगारी इस बारूद में प्रवेशित करवा देगा और आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि दोनों का अपना अपना महत्व है। हम सभी कर्म के पुजारी हैं और कर्म करते रहेंगे। मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मुकद्दर से लड़ सकूं, बार बार कहता हूं, भाग्य से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं है। यूं कहते हैं लोग, मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। अब सोचिए, खुदा का अर्थ परमात्मा है, ईश्वर है ना, जो भी आप समझना चाहे, वो साथ में नहीं हो तो एक क्षण के लिए हम नहीं रह सकते। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन मैंने फिर कहा, आज का जो हमारा टाइटल था जुनून जीत का, ये जुनून कहां से आएगा? अंदर से आएगा, है ना। और जुनून है तो हम जिंदगी बदल देंगे, संसार बदल देंगे। इसलिए जिंदगी में हमें कुछ करना है तो जुनूनी होना है ना। मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। लेकिन कुछ लोग जो जुनूनी होते हैं वो ये कहते हैं, वक्त आएगा एक दिन
वक्त आएगा एक दिन कह दूंगा खुदा से, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कर रहा हूं, और आपकी अगली क्लास जो है वो भी आपके सामने आने वाली है। सर आपके सामने अभी जस्ट आ ही रहे हैं। आप सबने मुझको आज थोड़ा सा सुना, पढ़ा, इस सब के लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जल्दी ही हम आगे की कक्षाओं में मिलेंगे, ऐसी मैं भी आशा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।